तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 94 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे जनरल लियू कैंग को पता चलता है कि मोजू कंट्री के सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। कि इससे पहले तो ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन अब उन्हें कंफर्म हो चुका है। जनरल लियू कैंग अपने सोल्जर से कहते हैं, क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्या वाकई में वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। वो सोल्जर उनसे कहता है, जी जनरल, मैंने उनको खुद देखा है, वो अपनी आर्मी को लेकर आ रही है और इस बार उनके साथ प्रिंस मोजी है। प्रिंस मोजी अपने बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर यहाँ पर आ रहा है। वो लोग यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है और मुझे लगता है कि 3 ही दिन में वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जनरल यहाँ पर मोजी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, प्रिंस मोजी मोजू कंट्री का प्रिंस है। उसकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है, लेकिन वो एक बहुत ही यंग टैलेंटेड लड़का है। इतनी कम उम्र होने के बावजूद वो अपनी सोल लेयर के 9th लेवल तक पहुँच चुका है और बहुत ही जल्दी वो जानराम में कदम रखने वाला है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ना सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। जिस भी वार में वो हिस्सा लेता है उस वार को वो जीत जाता है। अगर वो इस बार अपनी सोल्जर्स को लेकर यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा खतरा है। विवी अपने फादर से कहती है, लेकिन फादर आपने भी तो बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और आप भी किसी जंग में नहीं हारे, यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? फादर उसे कहते हैं, मैं इस वजह से इतना ज्यादा परेशान नहीं हूँ। मैं यहाँ पर इस बात को लेकर परेशान हूँ, उस लड़के के पास स्ट्रेंथ तो है और उसके पास नॉलेज भी है, लेकिन अब जबकि वो मोजू कंट्री का प्रिंस है तो इसका मतलब समझती हो वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर वो इतने स्पेशल बंदे को उन्होंने इस जंग को लीड करने के लिए भेजा है तो इसका मतलब ये है इस बार वो बहुत ज्यादा सीरियस है। पहले वो सिर्फ अटैक किया करते थे, लेकिन इस बार वो वाकई में डॉनरन सिटी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अगर हमने यहाँ पर जंग के दौरान उनके प्रिंस को मार डाला, इससे भी बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से मोजू कंट्री के बहुत सारे पावरफुल लोग उसके साथ हो सकते हैं। लियू कैंग उन सभी से कहते हैं, अभी मैं सिटी वॉल की तरफ जा रहा हूँ देखने के लिए। उनका बाहर चले जाते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग सोच रहा होता है, मुझे लगता है ये प्रिंस लैंग के पास जा रहे हैं, ये उसको अंदर आने देंगे ताकि वो इनकी हेल्प कर सके मोजी को हराने में। जनरल लियू कैंग सिटी वॉल के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। लिन फेंग भी उनके साथ ही होता है। वो सामने की तरफ देख रहे होते हैं तो प्रिंस लैंग जब उनको देखता है तो वो जल्दी से उठता हुआ वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी मदद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, लियू कैंग तो फाइनली तुमने हिम्मत दिखाई दी यहाँ पर आने की, क्या तुम अंदर आने दोगी या नहीं? लियू कैंग उसे कहते हैं, मुझे भी नहीं पता कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन अचानक से मोजू कंट्री का प्रिंस मोजी अपनी आर्मी को लेकर हमारे पर अटैक करने के लिए आ रहा है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, लगता है कि अब सब कुछ इतना सिंपल नहीं रहा। लियू कैंग उसे कहते हैं, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम हमारे डॉनरन सिटी के अंदर रुक नहीं सकते, तुम्हें सीधा जाना होगा। मैं डॉनरन सिटी की दूसरी तरफ बॉर्डर के पास जाकर अपना बसेरा लगाना होगा, वहीं पर कैंप्स लगाओ और वहीं पर जाकर दुश्मन को रोको फ्रंट लाइंस के ऊपर। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, वरना मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। तो प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, मैं जहाँ पर इंपीरियल फैमिली के ऑर्डर से तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ तो मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, ठीक है? मैं चला जाता हूँ। लियू कैंग लिन फेंग से कहते हैं, लिटिल फेंग चलो मेरे साथ आओ, हम लोग भी कैंप साइट पर चलते हैं। ये सभी लोग डॉनरन सिटी के बाहर कैंप साइट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बॉर्डर काफी ज्यादा करीब होता है मोजू कंट्री का। लिन फेंग कहता है, जहाँ पर तो बहुत ही तेज हवा चल रही है, जहाँ पर दुश्मन के अटैक के बिना भी इतनी ज्यादा तेज हवा है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर वाली कोल्ड एनर्जी महसूस हो रही है। वहाँ पर सामने उनके कैंप्स लगे होते हैं। लिन फेंग जनरल लियू कैंग से पूछता है, हमारे पास कितनी आर्मी है? लियू कैंग उसे कहते हैं, हमारे पास टोटल 3 लाख आर्मी सोल्जर्स हैं, जितना मेरे पास रिपोर्ट है। मोजी अपने साथ पूरे 5 लाख की आर्मी को लेकर आ रहा है, यानी कि उनकी आर्मी हमसे ज्यादा बड़ी है। हालांकि प्रिंस लैंग भी अपने साथ 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी लेकर आए हैं, लेकिन वो भी कम है। इस तरह मिलाकर हमारे पास टोटल 4 लाख की आर्मी बनती है। प्रिंस मोजी के पास हमसे बड़ी आर्मी है। जनरल लियू कैंग अपने टेंट के अंदर चले जाते हैं और साथ ही एक सोल्जर से कहते हैं, हानमैन और जुनपो को भी यहीं पर बुला दो। तो हानमैन और जुनपो भी वहीं पर आ जाते हैं। वो लिन फेंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। लिन फेंग भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लियू कैंग लिन फेंग से कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर आपस में बातचीत करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। और जनरल लियू कैंग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लिन फेंग उन दोनों से कहता, हानमैन पोजुन क्या तुम दोनों यहाँ पर अच्छे से रह रहे हो? क्या तुम लोग आर्मी में फिट हो गए या नहीं? हानमैन बहुत ज्यादा खुश होकर उसे बताता है, हम लोग न सिर्फ यहाँ पर फिट हुए हैं बल्कि हमें यहाँ पर रैंक्स भी मिले हैं। हम लोग यहाँ पर एलीट सोल्जर्स की पूरी एक यूनिट को कंट्रोल करते हैं। मैं और जुनपो हम दोनों यहाँ पर एलीट सोल्जर बन चुके हैं। लिन फेंग उनसे कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने अपनी सोल लेयर में लेवल अप किया है, क्या तुम लोग यहाँ पर किसी डेंजरस सिचुएशन में पड़ गए थे जिससे तुम्हारा लेवल अप इतना तेज हो गया? हानमैन उसे कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सिर्फ ऐसे ही ब्रेक थ्रू कर लिया। अपनी सोल लेयर के 4th लेवल पर पहुंच चुका हूँ और पोजुन भी अपनी सोल लेयर के 4th लेवल पर है। और साथ ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहाँ पर अपनी अपनी मास्टर स्पिरिट्स को रिलीज करते हैं। तो लिन फेंग उन दोनों की मास्टर स्पिरिट्स को रिलीज होता हुआ देखकर काफी हैरान होता है। हानमैन से कहता है, हानमैन तुम्हारी अर्थ मास्टर स्पिरिट के साथ साथ ओरा मुझे महसूस हो रहा है, ये वाला ओरा तो ब्लड लाइन का ओरा है। फिर वो पोजुन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे पास तुम्हारी पौधों को कंट्रोल करने वाली मास्टर स्पिरिट है और इसके साथ साथ मुझे एक इल्यूजनरी स्पिरिट भी दिखाई दे रही है, क्या तुम्हारे पास पहले से ट्विन मास्टर स्पिरिट थी? हानमैन हंसते हुए लिन फेंग से कहता है, मेरे लिए तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी मास्टर स्पिरिट एक ब्लड लाइन मास्टर स्पिरिट है और मैंने इसको अचानक से कहीं से अवेकन कर लिया। लेकिन पोजुन के पास पहले से ट्विन मास्टर स्पिरिट थी, लेकिन इसने हमसे ये बात छुपा कर रखी हुई थी। लिन फेंग उन दोनों से कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात
कहता है एक के पास ब्लड मार्शल स्पिरिट है और दूसरे के पास डबल मार्शल स्पिरिट है। हमारा यूनाइट सेक्टर तो वाकई में एक ब्लेस्ड सेक्टर है जिसके पास तुम्हारे जैसे डिसाइपल्स हैं। बाकी के सेक्टर के लोग भी तुम्हारे बारे में सुनकर काफी खुश होंगे। जुनबो उसे कहता है लेकिन ब्रदर मेरे पास डुअल मार्शल स्पिरिट होने का क्या फायदा जब मेरे चेहरे के ऊपर गुलामों के ये निशान पड़े हुए हैं। इन निशानों की वजह से कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ भी कह नहीं सकता क्योंकि मैं गुलाम हूँ और गुलाम से ज्यादा कुछ भी नहीं। लिन फेंग उसे कहता है ब्रदर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे तुम्हारे चेहरे के ऊपर से निशानों को मिटाने का। हान मैन भी उसे कहता है हाँ पोजुन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि हमने आर्मी को ज्वाइन कर लिया और हम लोग यहाँ पर ऑफिसर रैंक्स तक पहुँच चुके हैं, बहुत जल्दी ब्रदर लिन फेंग हमारे चेहरे से ये निशान भी मिटा देगा और हम लोग गुलाम से फिर से एक बार उठाकर चल सकेंगे। यहीं पर हान मैन और पोजुन लिन फेंग को अपने साथ लेकर बाहर आ जाते हैं कैंप साइट पर और उसे सारे कैंप के बारे में बता रहे होते हैं। जहाँ पर उसे सोल्जर्स के बारे में काफी कुछ बताते हैं, यहाँ पर टोटल कितने सोल्जर्स हैं और इन सोल्जर्स को कितने ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं, कितने कमांडर्स हैं, कितने लेफ्टिनेंट्स और कितने सर्जेंट्स हैं। तो ये सारी बातें हमारे काम की नहीं है इसलिए इनको स्किप कर देते हैं। हान मैन लिन फेंग से कहता है ब्रदर तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि अगर तुम जनरल ल्यू कैंग से इस बारे में बात करोगे तो वो तुम्हें डायरेक्टली एक लेफ्टिनेंट बना देंगे और तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिट को कंट्रोल कर पाओगे। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं कभी बात करूंगा। वहीं पर सामने जनरल ल्यू कैंग आ जाते हैं। ल्यू कैंग अपने साथ बाकी के सारे कमांडर्स को लेकर आए होते हैं। लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग इनसे मिलो, ये सारे कमांडर्स हैं, मैं इन सभी को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ, ये अपनी अपनी यूनिट को कंट्रोल करते हैं। जहाँ पर वो लिन फेंग को इन सारे कमांडर से मिलवाते हैं तो लिन फेंग उन सारे कमांडर से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो यहीं पर एक कमांडर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम कमांडर ली होता है। कमांडर ली आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यही वो लड़का है जिसके साथ तुमने अपनी बेटी को भेज दिया? तो देखते हैं क्या ये लड़का क्या इस काबिल भी है कि ये तुम्हारी फीफी का शोहर बनने के लायक है या नहीं। कमांडर ली आगे बढ़ते हैं और अपने हाथ को लिन फेंग के कंधे के ऊपर रख देते हैं। जैसे ही वो उसके कंधे पे अपने हाथ को रखते हैं साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। कमांडर ली जब वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हैं तो उसके साथ साथ उनका बहुत ज्यादा किलिंग और भी रिलीज हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने बैटलफील्ड पर बहुत सारे लोगों को मारा है, इसी वजह से उनका किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा डेंस है। लिन फेंग को वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। लिन फेंग कहता है मुझे तो यहाँ पर सांस भी नहीं आ रही, पता नहीं इस बंदे ने यहाँ पर बैटलफील्ड पर कितने ज्यादा लोगों की जान ली होगी तब जाके इसका किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा डेंस हो सका है। लेकिन उसी वक्त लिन फेंग अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसकी डार्क सेलेस्टियल मास्टर स्पिरिट रिलीज होती है और कमांडर ली के ऑरा को वहाँ पर डेसिपेट कर देती है, उनके किलिंग इंटेंट को। लिन फेंग वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है। कमांडर ली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लिन फेंग को शाबाशी देते हुए कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी विल की पावर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वाकई में फीफी के हस्बैंड बनने के लायक हो। बाकी के कमांडर भी कहते हैं इसी वजह से फीफी इस लड़के को पसंद करती है क्योंकि उसकी उम्र के मुताबिक लड़का उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये बहुत ज्यादा बहादुर और पावरफुल है। जनरल ल्यू कैंग बाकी के कमांडर से कहते हैं ठीक है तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, जाकर अपनी अपनी पोस्ट को संभालो। लेकिन वो एक कमांडर को वहीं पर रोक लेते हैं जिसका नाम चीजी होता है क्योंकि वो लिन फेंग को कमांडर ची के अंडर देने वाले हैं, इसी वजह से उन्होंने उसको वहीं पर रोक लिया है। कमांडर ची यहाँ पर लिन फेंग को अपने अंडर आने वाले सोल्जर्स के बारे में बताते हैं कि उनके अंडर कितने ज्यादा सोल्जर्स, कितने ज्यादा लेफ्टिनेंट और सार्जेंट्स आते हैं। कमांडर ची लिन फेंग से कहते हैं क्या तुम्हें ये सारी बातें याद रहेंगी? साथ में ये भी याद रखना कि जब भी कोई बैटल खत्म होती है तो उसके बाद हम लोग अपने सारे सोल्जर्स को काउंट करते हैं, वैसे जितने सोल्जर्स मर जाते हैं हम उनकी लाशों को वापस लेकर आते हैं और बड़ी इज्जत के साथ उनको दफना देते हैं ताकि हम उन सारे सोल्जर्स को यहाँ पर याद रख सके जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया हमारे मोजू कंट्री को बचाने के लिए। कमांडर ची लिन फेंग से कहते हैं अब तुम मेरी आर्मी का हिस्सा हो, तुम मेरी आर्मी को फॉलो करोगे, हमारी यूनिट दुश्मन से फाइट करने के लिए पहले आगे जाएगी। लिन फेंग अपने कैंप में जाता है और जाकर अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है। ये सभी लोग अपने घोड़ों के ऊपर बैठते हैं और आर्मी का सामना करने के लिए चले जाते हैं। लिन फेंग भी अपने सोल्जर्स को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। ये सभी लोग कैंप साइट के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पर मोजी अपने सोल्जर्स के साथ खड़ा है तो उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। स्लैंग उन सभी की तरफ देखते हैं और ल्यू कैंग से कहते हैं ब्रदर ल्यू इनकी आर्मी तो बहुत ज्यादा खतरनाक और फियर्स लगती है, इनके पास पूरे 5 लाख सोल्जर्स हैं, हमारे पास कोई अच्छा प्लान है कि हम लोग इनसे कैसे निपटेंगे? ल्यू कैंग से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मोजू कंट्री का प्रिंस मोजी हमारे पर डायरेक्टली अटैक करेगा? मुझे लगता है कि वो पहले अपने डेलीगेशन को भेजेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मोजू कंट्री की साइड से 36 गार्ड्स को भेजा जाता है जो कि ब्लैक गार्ड आर्मी से होते हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं और इनको चैलेंज करते हैं और कहते हैं हम लोग मोजू कंट्री से यहाँ पर आए हैं तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर हमें चैलेंज करोगे? कमांडर ची कहते हैं मैं अपनी यूनिट को यहाँ पर नहीं भेजूंगा। प्रिंस लैंग इस बात से बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? अरे रेड ब्लड आयरन कॉर्प्स ये तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट आर्मी है तो तुम अपने सोल्जर्स को आगे क्यों नहीं भेज रहे? तुम्हें अपने 36 सोल्जर्स को आगे भेजना चाहिए उन 36 सोल्जर्स से फाइट करने के लिए। तो कैंग भी से कहते हैं कमांडर अपने सोल्जर्स को नहीं भेजना चाहता तो इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई वजह होगी। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो
तुम अपने सोल्जर्स को वहाँ पर भेज लो। प्रिंस लैंग कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम्हारी आर्मी बहुत ज्यादा महान है, लेकिन तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। चलो ठीक है, अगर तुम अपने सोल्जर्स को नहीं भेजना चाहते तो मैं उनसे फाइट करूंगा, मैं तुम्हारी तरह पीछे नहीं हटूंगा। प्रिंस लैंग भी जहाँ पर अपनी सेक्रेट एकेडमी से बच्चे भेजने की बजाय सुप्रीम एकेडमी के लड़कों से कहते हैं कि सुप्रीम एकेडमी के लड़कों में से कौन जहाँ पर आगे बढ़ेगा। मुझे 35 लोग चाहिए जो वहाँ पर जाकर उन 36 का मुकाबला कर सके। साथ ही वो उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम में से कोई भी जहाँ पर नहीं जाना चाहेगा तो फिर मैं अपनी सेक्रेट एकेडमी से लोगों को भेजूंगा, लेकिन इससे ये बात साबित हो जाएगी कि सुप्रीम एकेडमी सेक्रेट एकेडमी से बहुत ज्यादा वीक है। ऐसे प्रिंस लैंग जहाँ पर उन सभी के सामने ये बात करता है तो सुप्रीम एकेडमी के काफी सारे बच्चे आगे आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो सेक्रेट एकेडमी को आगे निकलने नहीं देंगे, हम वहाँ पर जाएंगे। ऐसे वो आगे बढ़ते हैं। लिन फेंग उनसे कहता है तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए वरना तुम्हारे साथ बाकी ये सभी भी मारे जाएंगे। तो उनमें से एक लड़का उसे कहता है लिन फेंग हम दोनों एक ही एकेडमी से हैं और मुझे लगा था कि तुम मेरी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, टॉप टैलेंट हो, लेकिन तुम यहाँ पर बिगी बिली बन गए हो और इन सोल्जर से डरकर यहीं पर खड़े हो गए हो। वो लोग जल्दी से अपने घोड़े आगे बढ़ाते हैं उन 36 सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये 35 स्टूडेंट्स क्या ये वाकई में यहाँ पर मारे जाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था प्रिंस लैंग सेलेस्टियल एकेडमी यानी कि सुप्रीम एकेडमी के स्टूडेंट्स से कहते हैं तुम में से कौन बच्चे वहां पर जाएंगे और जाकर इन सोल्जर्स का मुकाबला करेंगे। अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो फिर मैं अपनी सेक्रेट एकेडमी के बच्चों को वहां पर भेज सकता हूँ। सुप्रीम एकेडमी के बच्चे कहते हैं हम लोग इतने भी डरपोक नहीं है और उनमें से काफी सारे आगे बढ़ आते हैं। प्रिंस लैंग कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जबकि हमारा लिन फेंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि वहाँ पर मत जाओ, ये एक ट्रैप है, तुम सभी मारे जाओगे। लेकिन वो लड़का उसे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम ही हमारी तरह एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। साथ ही वो अपने बाकी के साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, मैं तुम्हें लीड करता हूँ, और वो सबसे आगे होता है। जबकि उसी वक्त मौजू कंट्री के सोल्जर हंसना शुरू कर देते हैं और वो अपने पास से कुछ बाले फेंकते हैं, वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उनके बाले सीधे आकर इन सारे सोल्जर्स को लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ये प्लान बनाया हुआ था। इसी वजह से ये सारे के सारे सुप्रीम एकेडमी के लड़के वहीं पर मर जाते हैं। प्रिंस लैंग और बाकी के सोल्जर्स भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि मौजू कंट्री के सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया है। मौजू कंट्री के ब्लैक गार्ड्स फिर से उनसे कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर तुम्हें फिर से इनवाइट करते हैं, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और हमारा मुकाबला करो। प्रिंस लैंग उनकी बात सुनने के बाद कहते हैं जंग में मरना एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल बात है, तुम सभी लोग स्टूडेंट्स हो, कोई हमारे पास सुप्रीम एकेडमी का स्टूडेंट है, कोई सेक्रेट एकेडमी का स्टूडेंट है। हमारे सुप्रीम एकेडमी के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बहादुर हैं और वो यहाँ पर फाइट करेंगे, वो लोग डरने वाले नहीं है। तो फिर से हमारी सुप्रीम एकेडमी के स्टूडेंट से ही कहते हैं कि तुम में से कौन यहाँ पर अपने इन भाइयों का बदला लेना चाहेगा। अरे काफी सारे दोस्तों को इन लोगों ने मार डाला है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इनसे बदला लो। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद समझ रहा होता है कि यहाँ पर अपनी सेक्रेट एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को वहाँ पर नहीं भेजने वाला। लिन फेंग उसे कहता है लैंग तुम तो एक बहुत ही घटिया इंसान हो, अगर तुम्हें इतना ही शौक है और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मरना बहुत ज्यादा ऑनरेबल बात है, तुम अपनी सेक्रेट एकेडमी ऑफ ज़ूजो के स्टूडेंट्स को वहाँ पर क्यों नहीं भेजते, अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स को भेजो, हमारे स्टूडेंट्स क्यों मरवा रहे हो। जहाँ पर तुम्हारा बेटा डॉन हान भी तो है, वो भी एक बहुत बड़ा जीनियस है, वो सेक्रेट एकेडमी का एक जीनियस है, तुम उसे अपने सोल्जर्स देकर क्यों नहीं भेजते, वो आर्मी को लीड करे, उसके लिए ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात होगी अगर वो जंग में मारा जाता है। बाकी के सोल्जर्स भी चिल्लाकर उसे कहते हैं हाँ अपने बेटे डॉन हान को वहाँ पर भेजो। जबकि प्रिंस लैंग उनसे कहते हैं मेरा बेटा डॉन हान अभी इतना ज्यादा जीनियस नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है, वो यहाँ पर इन सभी को नहीं संभाल पाएगा, इसी वजह से हमें बाकी के सारे टैलेंटेड लड़कों को वहाँ पर भेजना होगा। डॉन हान लिन फेंग से कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम सभी के सामने मेरे फादर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे फादर मुझे वहाँ पर फाइट करने के लिए भेजे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लिन फेंग उसे कहता है तुम और तुम्हारे फादर बहुत बड़े बेशर्म इंसान हो, हम लोग अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि डॉन हान को वहाँ पर भेजा जाए यानी कि तुम्हें वहाँ पर भेजा जाए, हमारे फादर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी तो यहाँ पर सुप्रीम एकेडमी के बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो वहाँ पर फाइट करने के लिए जाएं, क्योंकि वो अपनी सेक्रेट एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर भेज सकते हैं। प्रिंस लैंग फिर से उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। फेंग उसे कहता है मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हें अपना कमांडर नहीं मानता, ना ही मैं तुम्हारी आर्मी का हिस्सा हूँ। लिu कैंग भी से कहते हैं प्रिंस लैंग मैंने तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत दी थी, तुम यहाँ पर आकर बॉर्डर के ऊपर फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होकर इन सोल्जर्स को रोको, तुम यहाँ पर सिर्फ हमारे सोल्जर्स को ही आगे भेज रहे हो, जबकि तुम्हें अपने सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर साथ ही लिu कैंग लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग तुमने यहाँ पर एक ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है, तुमने उसे कॉन्ट्रडिक्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सजा देता हूँ और सजा के तौर पर तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, अपने सोल्जर्स को लेकर जाओ और जाकर उन सारे दुश्मनों को मार डालो या फिर वहीं पर मर जाओ। लिन फेंग जनरल लिu कैंग से कहता है ठीक है जनरल मैं वहाँ पर जाता हूँ। वो अपने सोल्जर से कहता है सोल्जर्स मेरे साथ आओ। लिन फेंग अपने सोल्जर्स को लेकर बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो सोल्जर्स फिर से उनके ऊपर अपने भाले फेंकते हैं, लेकिन इस बार लिन
लिनफेंग और उसकी आर्मी काफी ज्यादा चौकन्ना होते हैं। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके सारे बालों के अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं और उनके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। वो उनके करीब पहुंच जाते हैं तो वो उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। ब्लैक गार्ड आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। वो लोग कहते हैं हमें भागना होगा, हम लोग यहाँ पर नहीं बच पाएंगे क्योंकि ये हमारे करीब पहुंच गए हैं। लेकिन जब वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं, हानमैन अपनी अर्थ को कंट्रोल करने की एबिलिटी को यूज करते हुए उनके पीछे बड़ी बड़ी वॉल्स बना देता है। जुनपो अपनी बेलों को कंट्रोल करने की पावर्स के साथ उनको वहीं पर पकड़ लेता है। वो उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू करते हैं। बारडाओ भी अपनी ब्लेड फोर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर बहुत सारे स्ट्राइक्स लगाता है, बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। जबकि ब्लैक गार्ड का जो लीडर होता है वो वहीं पर पीछे की तरफ भाग रहा होता है। लिनफेंग उसे कहता है तुम कहाँ पर भाग रहे हो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। लिनफेंग अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट को रिलीज करते हुए इसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है इसकी मास्टर स्पिरिट तो बहुत ज्यादा फियर्स है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही हमारा लिनफेंग उसके ऊपर अपनी तलवार को घुमाते हुए अटैक करता है और उसको भी वहीं पर मार देता है। इस तरह लिनफेंग और उसकी टीम वहाँ पर जितने भी ब्लैक गार्ड आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो उन सभी को मार देते हैं। कमांडर ची लियू कैंग से कहते हैं जनरल लियू कैंग, इस लड़के में मुझे तुम्हारी झलक दिखाई देती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी तरह ये भी एक महान वॉरियर बनेगा। जनरल लियू कैंग से कहते हैं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत कहा, इसके अंदर मेरी झलक नहीं बल्कि ये बिल्कुल मेरी तरह है। इसकी उम्र में मैं इतना अच्छा नहीं था, ये मुझसे भी आगे निकलेगा। लिनफेंग अपनी आर्मी को लेकर वापस आ जाता है सीधा जनरल के पास। जनरल उनसे कहते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने 36 गार्ड्स को भेजा था ताकि वो हमारी पावर्स को जान सके कि आखिर हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगली बार जब दोबारा अटैक करेंगे तो वो बहुत सारे सोल्जर्स लेकर आएंगे और ये वाला अटैक उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, वो फुल पावर के साथ हमारे पर अटैक करेंगे। जनरल लियू कैंग लिनफेंग से कहते हैं तुमने यहाँ पर सभी को ये बात साबित कर दिया कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर मेरिट देने वाला हूँ। जनरल लियू कैंग से कहते हैं आज के बाद तुम मेरी आर्मी के लेफ्टिनेंट हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे अंडर काफी सारे सोल्जर्स दूंगा, तुम्हारी अपनी यूनिट होगी और तुम उन सभी को कमांड करोगे। लिनफेंग जनरल से कहता है जनरल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर लेफ्टिनेंट बनाने के लिए। कमांडर ची लिनफेंग से कहती है अब जबकि तुम एक लेफ्टिनेंट बन चुके हो, तुम्हारा कैंप वहीं पर है जहाँ पर पहले था, लेकिन तुम अब आराम कर सकते हो, तुम बाकी सोल्जर्स की तरह नहीं हो, अब तुम्हें सिर्फ उनको कमांड देनी है। लेकिन अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि सिचुएशन तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हो और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। लेकिन साथ ही वो से कहते हैं जुनपो और हानमैन ये दोनों मुझे चाहिए, मैं इन्हें तुम्हारे पास नहीं छोड़कर जा सकता क्योंकि अगर ये दोनों तुम्हारे पास चले जाएंगे तो मेरे पास से 2 लेफ्टिनेंट कम हो जाएंगे। कमांडर ची हानपो और जुनपो से कहते हैं चलो जल्दी से तुम लोग अपनी यूनिट्स में वापस चले जाओ और वो दोनों से कहते हैं यस ऑफिसर हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। ये सारे सोल्जर यहाँ से अपनी बैटल खत्म करने के बाद वापस से अपने कैंप्स की तरफ आ जाते हैं। जबकि प्रिंसेस भी वहाँ पर आती है। प्रिंसेस आकर लिनफेंग से बात करती है, वो उसे कहती है तुम्हें ढूंढ रही थी। लिनफेंग उसे कहता है प्रिंसेस क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। प्रिंसेस उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे बात करने के लिए किसी वजह की जरूरत है, क्योंकि तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो तो मैं कभी भी तुमसे आकर बात कर सकती हूँ। प्रिंसेस लिनफेंग से कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे टेंट में आओ, क्यों आओ हमारे लिए कुछ अच्छी टी बनाएगी, हम लोग वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। प्रिंसेस उसे कहती है अगर वो तुम्हें मेरे टेंट में आकर बात नहीं करनी तो भी ठीक है, तुम जाओ जाकर अपने टेंट में रह सकते हो। लिनफेंग वहाँ पर फीफी की तरफ देख रहा होता है। फीफी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। जनरल लियू कैंग लिनफेंग से कहते हैं लिनफेंग तुम जा सकते हो। कैंग उनसे कहता है ठीक है जनरल जब भी मेरी जरूरत होगी तो मुझे बता देना, फिलहाल के लिए प्रिंसेस के टेंट में जा रहा हूँ। फीफी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। जनरल उसे कहते हैं फीफी मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारी चीजों को बहुत ही प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा। फीफी उनसे कहती है फादर इस बात का क्या मतलब है, मुझे कौन सी चीज को प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा। जबकि कमांडर चीफ फीफी से कहता है फीफी मुझे लगता है कि वो प्रिंसेस को लिनफेंग में दिलचस्पी है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो तुम्हारी राइवल बन सकती है, इसी वजह से तुम्हें उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, अभी तुम्हें लिनफेंग मिल सकता है। और ये लोग हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन हमें टेंट का दिखाया जाता है। प्रिंसेस अपने टेंट में बैठी जितर बजा रही होती है। लिनफेंग भी उसके सामने बैठा होता है और क्यूकाई जो कि उनकी नौकरानी है वो उसके लिए चाय बनाकर लाती है। प्रिंसेस काफी देर तक म्यूजिक बजाती है। उसके बाद वो लिनफेंग से पूछती है लिनफेंग तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा बजाती हूँ। लिनफेंग उसे कहता है काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ। लिनफेंग उसे कहता है प्रिंसेस मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम्हें पता है कि बैटलफील्ड बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रिंसेस उसे आगे से कुछ जवाब देने लगती है। उसी वक्त साइड से एक तीर उड़ता हुआ आता है। लिनफेंग उस तीर को देख लेता है, जल्दी से अपना नाइफ निकालकर उस तीर को वहीं पर ब्लॉक करता है। उसी वक्त एक असैसिन भी निकल कर आ जाता है और लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है। असल में उसका निशाना प्रिंसेस होती है। वो लिनफेंग के ऊपर तलवार से अटैक करता है, फिर साथ ही अपने पास से कैरो निकालकर उसे प्रिंसेस की तरफ फेंक देता है। कैरो सीधा उड़ता हुआ प्रिंसेस की तरफ जाता है। उसी वक्त क्यूकाई जो कि उसकी नौकरानी होती है वो भागती हुई प्रिंसेस के सामने आ जाती है। वो तीर उस नौकरानी को लगता है और वो नौकरानी वहीं पर मर जाती है। लिनफेंग अपने वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है। उस असैसिन के ऊपर अटैक करने के बाद वो भागता हुआ प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ता है। इसी वक्त टेंट के ऊपर से एक बेल अंदर की तरफ आती है और वो प्रिंसेस को अपने अंदर लपेट लेती है। वो प्रिंसेस को खींचकर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। लिनफेंग कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे असैसिन्स हैं। लिनफेंग भागता हुआ प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ता है। साथ ही वो अपनी आइस मास्टर स्पिरिट को यूज करते हुए एक आइस क्रिस्टल को उस बेल के ऊपर फेंकता है ताकि वो उस बेल को काट सके। इसी वक्त एक और असैसिन वहाँ से निकलता है और वो लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लिनफेंग कहता है यहाँ पर जितने भी असैसिन्स
असैसिन्स हैं, ये सभी लोग अपनी सोल ईयर के 5th लेवल पर होंगे। अकेला यहाँ पर इन सभी को नहीं रोक सकता। लिन फेंग वहीं पर अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट को रिलीज करता है और उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लोग प्रिंसेस को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लिन फेंग जल्दी से बाहर की तरफ निकलता है ताकि उनका पीछा कर सके। अपनी साइड पर देखता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो दूसरी साइड पर देखता है, वहाँ पर भी कुछ नहीं होता। वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसकी अपनी आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। लैंग के साथ जितने सोल्जर्स आए थे वो सभी वहाँ पर होते हैं और प्रिंस लैंग का कमांडर भी वहाँ पर होता है। कमांडर उसे कहता है प्रिंसेस कहाँ पर है, क्या प्रिंसेस ठीक है? वो जल्दी से आगे बढ़ता है, टेंट को फाड़कर अंदर देखता है तो वहाँ पर नौकरानी की लाश पड़ी होती है, लेकिन प्रिंसेस वहाँ पर नहीं होती। वो लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग कमीने कहेंगे, तुमने प्रिंसेस के साथ क्या किया? प्रिंसेस कहाँ पर है? और साथ ही वो अपने तीरंदाजों से कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ, अगर ये जवाब नहीं देता तो इसके ऊपर तीर बरसा देना। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। लिन फेंग सोच रहा होता है आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया और जो लोग प्रिंसेस को लेकर गए हैं इन्होंने उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? लिन फेंग उसे कहता है तुमने ये सब कुछ प्लान किया था, तुम ही ने प्रिंसेस को गायब किया है। जबकि वो कमांडर लिन फेंग से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम प्रिंसेस के साथ थे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जल्दी से बताओ कि प्रिंसेस कहाँ पर है? लिन फेंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा बेशर्म हो, मुझे पता है कि तुम लोग मेरे दुश्मन और मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मुझे मारने के चक्कर में तुमने यहाँ पर प्रिंसेस को भी किडनैप कर लिया। कमांडर लिन फेंग से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मैं वाकई में लगता है कि तुम्हारी लाइफ प्रिंसेस की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर हम लोग प्रिंसेस की लाइफ को दांव पर लगाकर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। ये बात ठीक है कि तुम जनरल ल्यू के एक लेफ्टिनेंट बन चुके हो, लेकिन तुमने यहाँ पर प्रिंसेस की एक मेड को मरने दिया और असैसिन्स को प्रिंसेस को ले जाने दिया। इसका मतलब यह है कि तुम एक गद्दार हो, तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी। जबकि हमारा लिन फेंग सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर काफी सारे असैसिन्स थे, वो असैसिन्स प्रिंसेस को लेकर यहाँ से बाहर निकले होंगे, मैं भी उनके पीछे निकला। उसी वक्त ये सारे सोल्जर्स मेरे सामने खड़े थे और इन्होंने उसी वक्त तीरों को मेरे लिए रेडी कर दिया। इसका मतलब ये उन असैसिन्स के ऊपर भी अटैक कर सकते थे, जानबूझकर उन असैसिन्स को यहाँ से जाने दिया। फिर इन्हीं लोगों ने यहाँ पर प्रिंसेस को किडनैप किया है मुझे फंसाने के लिए। तो हमारा लिन फेंग इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर एपिसोड 95 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग को लगता है कि उसे वहां पर फंसाया जा रहा है क्योंकि प्रिंसेस किडनैप हो चुकी है। वहां पर एक नौकरानी भी मर चुकी है। जैसे वहां से बाहर निकलता है तो गार्ड्स पहले से वहां पर खड़े होते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस लैंग भी आ जाते हैं। प्रिंस लैंग लिन फेंग से कहते हैं तुम तो बहुत बड़े कमीने हो, प्रिंसेस तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही थी, उसने तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर की, लेकिन तुमने क्या किया? असैसिन्स को उसे यहाँ से ले जाने दिया, तुम उन असैसिन्स के साथ मिले हुए हो। लिन फेंग प्रिंस लैंग से कहता है प्रिंस लैंग कहीं ये सारा तुम्हारा प्लान तो नहीं है? प्रिंस लैंग चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, ये तुम मेरे पर कैसा इल्जाम लगा रहे हो, मैं अपनी भतीजी को क्यों किडनैप करूंगा? प्रिंस लैंग लिन फेंग से कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें कुछ ही सेकंड्स देता हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दो, अगर तुम मुझे इस बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वहाँ पर जितने आर्चर्स होते हैं वो सभी लोग अपने तीरों को लोड कर देते हैं लिन फेंग को मारने के लिए। उसी वक्त जनरल ल्यू कैंग वहाँ पर आ जाते हैं। ल्यू कैंग आकर हमारे लिन फेंग के सामने खड़े हो जाते हैं और उन सभी से कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? प्रिंस लैंग उसे कहते हैं ल्यू कैंग लिन फेंग ने यहाँ पर एक प्लान बनाया है, इस प्लान के तहत उसने प्रिंसेस को किडनैप होने दिया, उसने यहाँ पर असैसिन्स की मदद की और साथ ही प्रिंसेस की मेड को भी मार डाला। तुम यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करोगे तो तुम भी इसके साथ नहीं गुनहगार होगे, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ल्यू कैंग उनसे कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसेस को किसने किडनैप किया या किसका प्लान था, अब जबकि अभी बहुत ही कम टाइम गुजरा है तो मुझे लगता है कि वो लोग प्रिंसेस को लेकर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, सभी को मिलकर जाकर प्रिंसेस को वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर लिन फेंग के ऊपर अटैक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करवा रही हो, क्योंकि तुमने जानबूझकर प्रिंसेस को किडनैप होने दिया। तुम्हारे इतने ज्यादा सोल्जर्स यहाँ पर थे लेकिन इनमें से किसी ने भी किडनैपर्स को यहाँ पर नहीं देखा, आखिर वो किडनैपर्स चले कहाँ पर गए? प्रिंस लैंग चिल्लाकर ल्यू कैंग से कहते हैं ल्यू कैंग जी तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो, तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो। लैंग तुम्हारी कमांड का एक सोल्जर है, यहाँ पर तुम्हें इसको सजा देनी चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा क्राइम भी इसके जितना ही है, जहाँ पर तुम्हें भी सजा मिलेगी? जबकि ल्यू कैंग हंसते हुए से कहते हैं लगता है कि तुम्हें डॉनरेन सिटी के अंदर आने देना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी, हमने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें यहाँ पर आने नहीं देना चाहिए था, तुम एक गद्दार हो। और फिर साथ ही वो अपनी रेड ब्लड आर्मी से कहते हैं इनके ऊपर तीर चलाओ। तो जैसे रेड आर्मी वहाँ पर अपने तीरों को लोड करती है, प्रिंस लैंग भी अपने सोल्जर से कहते हैं चलो जल्दी से तीर बरसाओ। वो लोग तीर चलाने लगते हैं, उसी वक्त ल्यू कैंग की आर्मी उनके ऊपर तीर चलाती है और उनके काफी सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। प्रिंस लैंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और हैरान भी होते हैं कि इसने तो वाकई में इनके ऊपर तीर चला दिए हैं। ये सभी लोग यहीं पर आपस में गुस्सा आ रहे होते हैं, किसी वक्त उन्हें साइड
से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। दुश्मन ने अटैक कर दिया। लिू कैंग जल्दी से चिल्लाकर प्रिंस लैंग से कहते हैं तुम ही यहाँ पर गद्दार हो। फिर साथ ही वो सारे सोल्जर से कहते हैं यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, जल्दी से जल्दी डॉनरैन बॉर्डर की तरफ वापस चलो। और सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। उसी वक्त उन सभी के ऊपर अटैक होता है, उनके ऊपर तीरों की बरसात होती है। लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और सामने से आने वाले तीरों को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और काफी सारे सोल्जर्स को बचा लेता है। लिन फेंग उन सारे सोल्जर से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इन सभी को यहाँ पर रोका रखता हूँ। और सभी लोग पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। तो लिन फेंग के सामने बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ये सारे के सारे मोजू कंट्री के सोल्जर्स हैं। वो सारे सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं और लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग इतने सारे सोल्जर्स के सामने खड़ा होता है। लिन फेंग बड़ी स्पीड से उनके सामने से गायब होता है और उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। लिन फेंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है, वो बड़ी स्पीड के साथ उन सभी के ऊपर अपनी तलवार घुमाता जाता है और उन सभी के ऊपर अटैक करता जाता है। तो भी सोल्जर उसकी तलवार के साथ वहाँ पर टकराता है, वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। जब लिन फेंग वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है तो एक सोल्जर बाकी सभी से कहता है हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमारे 1000 सोल्जर्स को अकेले मार सके। चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालते हैं। तो सारे सोल्जर फिर से हिम्मत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग यहाँ पर अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट को रिलीज करता है, अपनी तलवार को घुमाता है और उन सभी के ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट करता है। सभी के ऊपर अटैक करता है और उनमें से एक सोल्जर को नीचे गिराकर उसके घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। लिन फेंग कहता है लगता है कि मेरा जो लास्ट वाला अटैक इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोका रख पाएगा। लिन फेंग घोड़े के ऊपर बैठकर बड़ी स्पीड से भागता हुआ वापस की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो वापस पहुंचता है जनरल लिू कैंग रास्ते में खड़े होते हैं। लिन फेंग उनके पास आकर उतरता है और उनसे कहता है जनरल क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? लिन फेंग उनसे कहता है जनरल मोजू कंट्री की आर्मी बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई है, के करीब काफी सारे हमारे ब्रदर्स थे जिन्होंने उनको कन्फ्रंट किया, तो सभी लोग वैक्यूएट कर चुके हैं, वो लोग वापस आ गए थे। जनरल लिू कैंग उसे कहते हैं नहीं, उनमें से कोई भी वापस नहीं आ पाया, वो सभी के सभी लोग मारे गए। लिन फेंग भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सारे सोल्जर्स कैसे मारे गए? यहीं पर हमारे मोजू कंट्री की आर्मी को भी दिखाया जाता है और उनके साथ प्रिंस मोजी भी होता है। प्रिंस मोजी अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर आ जाता है और जनरल से कहता है जनरल डिवाइन एरो, तो फाइनली हम दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। जनरल उसे कहते हैं तो तुम मोजी हो? मोजी उनसे कहता है जनरल मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पिछले कई सालों से यहाँ पर डॉनरैन सिटी में है और यहाँ पर इस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किसी भी आर्मी को यहाँ पर अंदर घुसने नहीं देते। इतने सालों से हमारे मोजू कंट्री की आर्मी को यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया, वजह से हम लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं कि आप वाकई में एक बहुत ही बहादुर जनरल हैं। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जनरल उसे कहते हैं मुझे पता है कि मेरी आर्मी तुम्हारे हाथों से हार चुकी है, तो फिर मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ का क्या फायदा होगा? मोजी उनसे कहता है जनरल जहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपकी गलती नहीं है, आपने तो अपने सोल्जर्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। साथ ही मोजी उनसे कहता है जनरल अगर आप अपने कंट्री को छोड़कर मेरे कंट्री में आना चाहें, मेरे कंट्री में आ सकते हैं, मैं अपने मोजू कंट्री में आपको वेलकम करूंगा और साथ ही अपनी आर्मी में आपको कमांडर का रैंक भी दूंगा। लिू कैंग उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस इतनी अच्छी ऑफर के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर हारा हूँ तो मैं यहीं पर मरना पसंद करूंगा। साथ ही मोजी उसे कहता है जनरल चलो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ, उसको देखने के बाद तुम मेरी इस ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करोगे। और साथ ही वो इशारा करता है तो वहाँ पर वो असैसिन्स आ जाते हैं, जिन असैसिन्स ने प्रिंसेस को किडनैप किया था, उन्होंने अभी भी प्रिंसेस को अपनी बेल में लपेटा होता है। लिन फेंग और जनरल दोनों प्रिंसेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिन फेंग कहता है क्या वाकई में ये असैसिन इसी के भेजे हुए थे, लेकिन ये असैसिन हमारे डॉनरैन सिटी के कैंपस के अंदर कैसे आए और इन्होंने प्रिंसेस को वहाँ पर इतनी आसानी से कैसे किडनैप कर लिया? मुझे तो लगा था कि इन सभी को प्रिंस लैंग ने यहाँ पर भेजा होगा और ये सारा प्लान प्रिंस लैंग का है। मोजी लिन फेंग की तरफ देखता और कहता है लड़के मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम लिन फेंग है, और साथ ही वो वाला गाना गाता है जो कि लिन फेंग ने वहाँ पर गाना गाया था ड्रम्स को तोड़ते हुए, तो वो पूरे का पूरा गाना सेम टू सेम वैसे ही गा देता है। लिन फेंग भी इस बात से काफी हैरान होता है। प्रिंस मोजी उसे कहता है मुझे पता है कि तुम भी एक महान वॉरियर बन सकती हो, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, अगर तुम मेरे मोजू कंट्री को ज्वाइन करना चाहो तो तुम्हारे लिए भी सेम ऑफर है, तुम मेरे मोजू कंट्री को ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक जाम पीकर तुम्हें अपना स्वयं ब्रदर भी मान सकता हूँ। यहीं पर मैं तुम्हें एक और ऑफर देने को भी तैयार हूँ, अगर तुम मेरी साइड पर आ जाते हो तो न सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफिसर का रैंक दूंगा, बल्कि इस लड़की को यानी इस प्रिंसेस को भी छोड़ दूंगा, तुम इस प्रिंसेस को अपनी वाइफ बनाकर अपने साथ रख सकते हो। लिन फेंग मोजी से कहता है तो क्या तुमने हमारे कैंप में अपने असैसिन्स को भेजा था इसको किडनैप करने के लिए? प्रिंस मोजी उसे कहते हैं जरा रुको, तुम्हें यहाँ पर किसी के ऊपर भी शक करने की जरूरत नहीं है, तुम सोच रहे हो कि पता नहीं वो कौन सा बंदा है जिसने हमारे साथ मिलकर ये सब कुछ किया है, अभी मैं यहाँ पर तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, उसे देखकर तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही वो इशारा करते हैं तो उसी वक्त एक बंदा वहाँ पर आता है, तो ये वही कमांडर है कि प्रिंस लैंग के अंडर था। प्रिंसेस के किडनैप होने के वक्त ये लिन फेंग के ऊपर इल्जाम लगा रहा था और वहीं पर लिन फेंग को मारना चाहता था। इस मोजी उनसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आई, मुझे तुम्हारे जूजू कंट्री के बारे में सब कुछ पहले से पता था, क्योंकि ये वहाँ पर मेरे स्पाई के तौर पर काम कर रहा था। ये भी पता था कि तुम लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है, यानी प्रिंस लैंग का और जनरल लिू कैंग का, इसी वजह से तुम्हारी आर्मी काफी ज्यादा कमजोर है और तुम लोग सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। लिन फेंग उसे कहता है तो तुमने इन दोनों की फाइट
फाइट को फायदे के लिए यूज किया और इन दोनों की फाइट को सिविल वार बना दिया। सभी लोग आपस में फाइट करना शुरू कर दी। लगता है कि तुम वाकई में बहुत एम्बिशियस पर्सन हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे फिर से उनसे कहता है मैं तुम दोनों को दोबारा ऑफर करता हूँ, जल्दी से मेरी साइड पर आ जाओ, हमारे कंट्री में आ जाओ और तुम दोनों हीरो बन जाओगे। फिर साथ ही मोजी पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिन का टाइम है। सोल्जर से कहता है सोल्जर यहाँ से 5 मील दूर अपना कैंप सेटअप करो। मोजी उनसे कहता है स्नो मून किंगडम की आर्मी मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें डॉनरेंट सिटी को खाली करके यहाँ से जाना होगा। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुम लोग अपनी आर्मी को लेकर डॉनरेंट सिटी को खाली करके नहीं जाते तो मैं प्रिंसेस का सर काट कर तुम्हारे पास भिजवा दूंगा और इन्हीं 3 दिनों के दरमियान मैं प्रिंसेस को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और वो अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। जनरल लिू कैंग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग चलो डॉनरेंट सिटी में वापस चलते हैं। जैसे ये लोग वापस की तरफ मुड़ते हैं उसी वक्त प्रिंस लैंग वहाँ पर खड़ा होता है। प्रिंस लैंग फिर से हमारे लिू कैंग के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम शुरुआत में हमें यहाँ पर चुपचाप आने देते, ऐसा यहाँ पर बहस नहीं करते तो यहाँ पर सिविल वार नहीं होती और हम लोग आपस में नहीं झगड़ते। इसकी वजह से हमारे हजारों सोल्जर्स यहाँ पर मारे नहीं जाते। ये सारे सोल्जर्स तुम्हारी वजह से यहाँ पर मारे गए हैं, तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी और इसके लिए तुम्हें सिर्फ सजाए मौत ही दी जा सकती है, इससे कम नहीं। यहाँ पर ये सभी लोग फिर से आपस में बहस करेंगे और ये बहस काफी ज्यादा लंबी चौड़ी होती है, तो हमें सारी बहस करने की जरूरत भी नहीं है। ये सारी बातें हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो लिन फेंग यहाँ पर फिर से प्रिंस लैंग को शांत करवा देता है और उसी की बातों को उसी के ऊपर उल्टा कर देता है और फिर लास्ट में उसे ये भी कहता है इतनी जल्दी हो सकता है तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मिलते ही मुझे मार डालना, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं मारा मैं तुम्हें और तुम्हारे उस बेटे दोनों को मार डालूंगा जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा। जबकि प्रिंस लैंग उसे कहते हैं ये तो वक्त बताएगा कि हम में से कौन मरेगा और कौन जिएगा। जनरल लिू कैंग लिन फेंग को अपने साथ लेकर डॉनरेंट सिटी में वापस आ जाते हैं। वो दोनों बैल्कनी के ऊपर खड़े होते हैं। जनरल लिू कैंग लिन फेंग से कहते हैं हालांकि हमारा डॉनरेंट सिटी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तकरीबन 5 लाख लोग रहते हैं। अगर हम लोग अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर निकलना भी मुश्किल है। 3 दिन में इन सभी लोगों को यहाँ से निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लिन फेंग उनसे कहता है जनरल अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई और अभी तक इस जंग का नतीजा नहीं निकला, हमें बस इंतजार करना है कि इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा। लिू कैंग उसे कहते हैं लिन फेंग तुमने मुझे कहा था कि आसपास से बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके लाऊं, तुम इतनी सारी लकड़ियों का करोगे क्या? मैंने बहुत सारे सोल्जर्स को लकड़ियां इकट्ठे करने पर लगा दिया है। लिन फेंग कहता है मैं उन सारी लकड़ियों को आग लगाने वाला हूँ, मुझे बहुत सारी आग की जरूरत है। लिू कैंग इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। लिन फेंग उनसे कहता है अंकल लिू कैंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस प्लान में मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिन फेंग यहाँ पर कौन सा प्लान बनाने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 97 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था इस मोजी लिन फेंग और लिू कैंग को 3 दिन का टाइम देकर वहां से वापस चला जाता है और उनसे कहता है तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर डॉनरेंट सिटी को खाली करना होगा वरना मैं यहाँ पर सभी लोगों को मार डालूंगा और प्रिंसेस का सर काट कर तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। लिन फेंग ने एक प्लान बनाया हुआ है। वो लिू कैंग से कहता है कि मुझे बहुत सारी लकड़ियां चाहिए क्योंकि मैं आग लगाना चाहता हूँ। यहीं पर 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद प्रिंस लैंग अपने सोल्जर्स को लेकर डॉनरेंट सिटी को छोड़कर वापस चले जाते हैं। वो अपने जूजू की तरफ वापस मुड़ पड़ते हैं। वहाँ पर जितने गांव वाले होते हैं वो सभी लोग कहते हैं प्रिंस लैंग अपनी आर्मी लेकर वापस चले गए हैं और बाकी की आर्मी इतनी नहीं है कि वो लोग हमें मोजी के अटैक से बचा सके। हमें यहाँ से जाना होगा और वो सभी लोग भी गांव छोड़कर वापस जा रहे होते हैं। प्रिंस लैंग जाने से पहले चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं लिू कैंग तुमने और तुम्हारे इस चेले ने तुम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया है। तुमने जहाँ पर पहले हमें अंदर नहीं आने दिया जिसकी वजह से दोनों आर्मीज के दरमियान में एक फायर छिड़ गई। सिविल वार की वजह से इस मोजी यानी कि मोजू कंट्री के प्रिंस को यहाँ पर मौका मिल गया हमारी प्रिंसेस को किडनैप करने का और वो हमारी प्रिंसेस को उठाकर ले गए। हमारे बारे में ये सब कुछ जाकर वापस रिपोर्ट करूंगा। मैं किंग को इस बारे में बताऊंगा कि तुमने यहाँ पर क्या कुछ किया और ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। लिन फेंग और लिू कैंग दोनों ही उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन प्रिंस लैंग अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लिू कैंग कहते हैं ये सारी मेरी गलती है, काश मैंने इसको अपने डॉनरेंट सिटी में आने ही न दिया होता। तो यहीं से नेक्स्ट सीन डॉनरेंट सिटी के बॉर्डर के बाहर का दिखाया जाता है। बॉर्डर के बाहर मोजी अपनी आर्मी को लेकर आ जाता है क्योंकि 3 दिन पूरे हो चुके हैं। वो अपनी आर्मी को लेकर अब डॉनरेंट सिटी के ऊपर कब्जा करने वाला है। तो एक सोल्जर भागता हुआ प्रिंस के पास आता है और उसे सारी रिपोर्ट देता है। वो प्रिंस से कहता है प्रिंस जैसा कि हमने सोचा था डॉनरेंट सिटी के जितने भी नागरिक हैं वो सारे के सारे सिटी को छोड़कर चले गए हैं और उनके साथ साथ आर्मी भी इसे छोड़कर चली गई है। इस वक्त डॉनरेंट सिटी में सिर्फ जनरल लिू कैंग और लिन फेंग बचे हैं। प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था क्या वाकई में वो सिटी को छोड़कर चले गए हैं? क्या हमने इतनी आसानी के साथ डॉनरेंट सिटी को जीत लिया है? हमने पहले भी कई बार डॉनरेंट सिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है ताकि हम लोग इसको जीत कर जोजू कंट्री के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन पहले कभी भी कामयाब नहीं हो
न सके। मोजी अपने गार्ड से कहता है, गार्ड चलो जल्दी से अंदर जाओ और जाकर डाउनलैंड सिटी को क्लियर करो, जो भी मिले उसे मार डालना। मोजी अपने सोल्जर से कहता है, मैंने ये कर दिखाया, मैंने डाउनलैंड सिटी को हासिल कर लिया, अपने सोल्जर्स को अंदर लेकर जाओ और जाकर यहीं पर अपना बेस क्रिएट करो। तो दिन के वक्त मोजू आर्मी डाउनलैंड सिटी के ऊपर कब्जा कर लेती है। वो अंदर जाकर अपना बेस सेटअप कर लेती है और उन्होंने सारे रूम्स के ऊपर कब्जा किया है और वहीं पर अपने गार्ड्स को भी स्टेशन किया होता है। रात के वक्त जब रात काफी ज्यादा गहरी हो जाती है, गार्ड्स वहाँ पर पहरा देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उन सभी को नींद आ रही होती है। उसी वक्त हमारा लिनफेंग पीछे से निकलता है, एक गार्ड को पकड़ता है और उसे मार देता है और उसके साथ उसकी आर्मी भी होती है। लिनफेंग अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ता है और उन सारे गार्ड्स को मारकर उनके यूनिफॉर्म्स पहन लेता है और ये सभी लोग आहिस्ता से अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी लोग अंदर के रूम्स की तरफ बढ़े होते हैं, जहाँ से ये पूरे के पूरे स्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिनफेंग अपने साथ उन सोल्जर्स को लेकर जैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के यूनिफॉर्म्स पहने होते हैं, वहाँ पर अंदर जो लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं, तुम लोग अंदर कहाँ पर जा रहे हो, अंदर पहले से काफी सारे गार्ड्स हैं। लिनफेंग उन दोनों गार्ड से कहता है, हाँ ये बात मुझे पता है, और फिर साथ ही वो बड़ी स्पीड से उन दोनों के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है। वो उन दोनों की गर्दनें काट देता है और उन दोनों सोल्जर्स को मार देता है। वो अपने साथियों से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमें अभी काफी दूर तक जाना है। इसी तरह करते करते वो काफी अंदर तक चले जाते हैं। वहीं पर एक रूम के अंदर एक लेफ्टिनेंट भी होता है, वो उसे कहता है, कौन है वहाँ पर। लिनफेंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसको पकड़ लेता है और उसको भी मार देता है। बाकी के सभी लोग कहते हैं, तुम्हारी स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा है, हमें तो लगा था कि ये यहाँ पर चिल्लाकर बाकी सभी को बता देगा, लेकिन तुमने बड़ी स्पीड के साथ इसको पकड़ लिया और मार डाला। तो वो सभी लोग अपने साथ लकड़ियां भी उठाकर लाए होते हैं। लिनफेंग ने जिन लकड़ियों का बंदोबस्त करने का कहा था, लिनफेंग उनसे कहता है, चलो जल्दी करो, यहाँ पर ये सारी लकड़ियां बिछा दो और यहाँ पर आग लगा दो। ऐसी वहाँ पर वो आग लगाना स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त पीछे से शोर मच जाता है कि ज़ूजू कंट्री के कुछ सोल्जर्स यहाँ पर घुस आए हैं, वो हमारे बेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लिनफेंग कहता है, लगता है कि हमारी बाकी की टीम में से किसी टीम को देख लिया गया है। लिनफेंग यहाँ पर बहुत सारी टीम्स में आया है, छोटी छोटी टीम्स में। वो हर रूम के अंदर जाकर लकड़ियां रखकर इस पूरे बेस को आग लगाने वाले हैं। लिनफेंग अपने साथियों से कहता है, चलो जल्दी करो और आग लगा दो, और वो लोग वहाँ पर आग लगा देते हैं। जैसे वो आग लगाने का कहता है, बाकी की सारी टीम्स भी अपनी अपनी जगह पर लकड़ियां फेंक कर वहीं पर आग लगा देते हैं। इन लोगों ने पूरे के पूरे डाउनलैंड बेस के ऊपर ही आग लगा दी है। यहाँ पर जितने सोल्जर्स होते हैं वो सारे के बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोग अंदर आग लगाते हैं तो वो सारे सोल्जर्स बाहर की तरफ भागते हैं। उसी वक्त कमांडर चीफ बाहर खड़े होते हैं, उनके लिए एक सिग्नल होता है। वो लोग भी जल्दी से अपने एरोस के ऊपर आग लगाते हैं। जितने सोल्जर्स बाहर की तरफ भागते हैं उन सभी के ऊपर एरोस चला देते हैं और उन सारे सोल्जर्स को वहीं पर मार देते हैं। प्रिंस मोजी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। प्रिंस मोजी कहता है, तो ये लोग यहाँ पर बर्निंग एरोस के साथ पूरे के पूरे शहर को ही जला रहे हैं और साथ ही उन्होंने मेरे बहुत सारे सोल्जर्स को भी मार दिया। लिू कैंग तो वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है, उसके पास पूरा प्लान था, इसी वजह से उसने डाउनलैंड सिटी को खाली किया है। प्रिंस मोजी अपने सोल्जर से कहता है, जितने भी सोल्जर्स जिंदा बचे हो हम सभी लोग नॉर्थ गेट की तरफ जाएंगे। तुम सभी को यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश नहीं करनी, आग को यहीं पर रहने दो। भाई तुम्हें यहाँ पर ज़ूजू कंट्री के सोल्जर्स का पीछा करने की जरूरत है, हमें बस यहाँ से निकलना है, जल्दी से नॉर्थ गेट की तरफ चलो। इसी वहाँ पर ऑर्डर देता है तो सारे के सारे सोल्जर्स जो कि वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ पे ज़ूजू कंट्री के सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, वो सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वो सभी लोग भागते हुए नॉर्थ गेट की तरफ जाते हैं। लिनफेंग भी दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। लिनफेंग कहता है, जैसे उसने अपने सोल्जर्स को इशारा किया कि हमें नॉर्थ गेट की तरफ जाना है, तो वो सभी लोग जल्दी से नॉर्थ की तरफ चल पड़े हैं। लगता है कि मोजी वाकई में सुप्रीम कमांडर है, लेकिन नॉर्थ की तरफ तो अंकल लिू कैंग है। चलो देखते हैं कि उनसे कैसे बचते हैं। मोजी अपने सोल्जर्स को लेकर नॉर्थ गेट की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है वो कहता है, जल्दी से गेट को ओपन करो। अपने पास से 5000 सोल्जर्स को आगे भेजता है और कहता है, तुम लोग आगे जाओ, दरवाजे को खोलो और आगे जो भी होगा उसको क्लियर करो ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। 5000 सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, दरवाजा खोलते हैं और बाहर चले जाते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं उसी वक्त उनके पाँव के नीचे जो बर्फ होती है वो टूटना शुरू हो जाती है और वो अपने घोड़ों समेत वहीं पर बर्फ के अंदर गिर जाते हैं। काफी सारे सोल्जर्स वहाँ पर बर्फ के नीचे दबकर मर जाते हैं, जबकि काफी सारे डर कर पीछे की तरफ भाग आते हैं। उनमें से कुछ दूसरी तरफ भागते हैं। जैसे वो लोग दूसरी तरफ भागते हैं तो उसी वक्त वहाँ पर नीचे एक रस्सी होती है, उनके घोड़ों की टांगे उन रस्सी के साथ टकराती हैं और वो सारे के सारे वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर नीचे गिरते हैं उसी वक्त उनके ऊपर तीरों की बरसात होती है, वो सारे तीर उनको लगते हैं और वो सारे सोल्जर वहीं पर मर जाते हैं। एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान था क्योंकि इनको यहाँ से भागने नहीं देना। मोजी अभी अंदर होता है सिटी के अंदर और वो बाहर की तरफ देखता और कहता है, मैंने 5000 सोल्जर्स को भेजा लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आ पाया, इसका मतलब वो सारे मर चुके हैं। वो अपने सोल्जर से कहता है, चलो जल्दी से हम लोग वेस्ट गेट की तरफ जाएंगे और वो सभी लोग वेस्ट गेट की तरफ चले जाते हैं। मोजी अपनी आर्मी को लेकर जैसी वेस्ट गेट की तरफ निकलता है वो अपनी आर्मी के साथ बाहर निकलता है तो सामने जनरल लिू कैंग खड़े होते हैं। प्रिंस मोजी लिू कैंग से कहता है, जनरल लिू कैंग आपकी विजडम तो वाकई में बहुत ज्यादा है, आप एक महान वॉरियर हैं, आपने ये सब कुछ प्लान बनाया और बहुत ही जल्दी से हमारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जनरल लिू कैंग से कहते हैं, तुम बेकार में मेरी तारीफ कर रहे हो, ये सारा प्लान मेरा नहीं था। प्रिंस मोजी से कहता है, जनरल अगर ये प्लान आपका नहीं था तो फिर ये सारा प्लान किसका था? जनरल लिू कैंग से कहते हैं, ये सारा प्लान लिनफेंग का था और साथ ही वो इशारा करते हैं तो उनके पीछे से बहुत सारे सोल्जर्स तीर चलाते हैं उन सारे सोल्जर्स के ऊपर। प्रिंस मोजी वहीं पर सामने खड़ा होता है और उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स होते
हैं वो उनसे कहता है तुम सभी लोग भी अटैक करो। बहुत सारे सोल्जर आकर मोजी के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं ताकि वो मोजी को प्रोटेक्ट कर सके, जबकि बाकी के सारे सोल्जर्स वहाँ पर उन एरोस को खाकर मरना शुरू कर देते हैं। जुजू आर्मी के सोल्जर्स भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं इन सभी को मार डालो, चलो जल्दी से जाके फाइट करते हैं, हम लोग अपने डॉनरेंट सिटी को इनसे वापस ले सके। और वो सभी लोग भी भागते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ पर दोनों कंट्रीज के सोल्जर आपस में तलवारें टकरा रही हैं और आपस में फाइट कर रहे हैं। लिन फेंग भी यहीं पर होता है। लिन फेंग भी अपनी तलवार को घुमाते हुए काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है, पर एक सोल्जर पीछे से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने लगता है। यंग मास्टर वैन वहाँ पर निकल आता है और उस सोल्जर को मारकर लिन फेंग को बचाता है। यंग मास्टर वैन लिन फेंग से कहता है तुम इस वक्त काफी गुस्से में हो, गुस्से की वजह से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कौन तुम्हारे पर कहां से अटैक कर रहा है, इसी वजह से तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। लिन फेंग वैन नाओसू की तरफ देखता है तो वैन नाओसू बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को मारते हुए आगे गुजर जाता है। वो सिर्फ एक ही स्ट्राइक में बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। लिन फेंग कहता है इसने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो बिल्कुल एक डेथ रीपर की तरह है, ये तो बहुत ज्यादा तेज है। लिन फेंग अभी वैन नाओसू की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त उसे पीछे से बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है। तो वहाँ पर नीचे जितने सोल्जर्स होते हैं जो कि इनकी साइड के होते हैं वो सारे मरना शुरू हो जाते हैं। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो ऊपर एक मास्टर होता है, वो एक जानराम का एक्सपर्ट होता है। लिन फेंग कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला मास्टर, ये मोजू कंट्री का एक मास्टर है, वो उनसे कहता है तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई हमारे मोजू कंट्री के खिलाफ फाइट करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मोजू कंट्री को हरा सकते हो? तो फिर से अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। क्योंकि वो एक जानराम का एक्सपर्ट है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए नीचे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है और सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। लिन फेंग और जनरल लिू कैंग दोनों इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। प्रिंस मोजी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। मोजी के सारे सोल्जर्स भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो चिल्ला चिल्लाकर अपने मोजू कंट्री का नाम पुकार रहे होते हैं। तो वो एल्डर लिू कैंग से कहता है लिू कैंग, पिछले कई सालों से तुम डॉनरेंट सिटी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हो और किसी को भी दूसरी आर्मी को यहाँ से गुजरने नहीं देते, ने कभी भी हमारी आर्मी को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। इसी वजह से मैं तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। तो तुम्हारी इज्जत करने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ, खुद ही अपनी जान ले लो, इससे तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। जनरल लिू कैंग से कहते हैं ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर सभी कंट्रीज ने मिलकर ये रूल बनाया था, अभी यहाँ पर कभी भी बॉर्डर के ऊपर वार होगी, सिर्फ सोल्जर्स आपस में फाइट करेंगे, कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर इस वार में हिस्सा नहीं लेगा। तुम यहाँ पर रूल्स को तोड़ रहे हो, तुम यहाँ पर अटैक नहीं कर सकते, तुमने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। जनरल लिू कैंग के सोल्जर्स भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो एल्डर जनरल लिू कैंग से कहता है सबके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, तुम्हारे पास इतना ही टाइम है। अगर तुमने खुद अपनी जान नहीं ली तो उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे सोल्जर्स को मार डालूंगा। जनरल लिू कैंग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मैं एक सोल्जर हूँ और मैं बैटलफील्ड में फाइट करते हुए मरना पसंद करूंगा, ना कि जहाँ पर खुद अपनी जान लूंगा एक डरपोक की तरह। एल्डर उसे कहता है ठीक है लिू कैंग, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम्हें बैटल में मारते हैं। वैसे ही वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इसी वक्त वहाँ पर लिन फेंग के टीचर आ जाते हैं। लिन फेंग के टीचर वहाँ पर आकर अपना जीथर बजाते हैं तो उनके जीथर के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। लिन फेंग के टीचर साथ साथ वो गाना भी गा रहे होते हैं जो कि लिन फेंग ने गाया था। टीचर वहाँ पर आकर उस एल्डर से कहते हैं अगर हमारा जनरल लिू कैंग यहाँ पर मरेगा तो तुम्हारा प्रिंस मोजी भी यहीं पर मरेगा, वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। एल्डर जब साइड पर देखते हैं और चिल्लाकर कहते हैं किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर ये सब कुछ कहने की, कौन हमारे प्रिंस को मारेगा? टीचर वहाँ पर सामने अपना जीथर लेकर बैठे होते हैं। लिन फेंग के टीचर उस एल्डर से कहते हैं हानमो, तुम्हें क्या लगा था, क्या हमारे स्नो मून कंट्री के अंदर पावरफुल कल्टीवेटर्स मर गए हैं जो कि तुम यहाँ पर आकर हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करोगे, रूल्स को तोड़ोगे तो यहाँ से कोई भी तुम्हारे पर अटैक करने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 97 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 98 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोजू कंट्री की तरफ से एक मास्टर आता है जिसका नाम हानमो होता है। वो जानराम का एक्सपर्ट होता है और वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर को मार देता है। जबकि हमारे जुजू कंट्री की तरफ से लिन फेंग के टीचर जो कि जीथर बजाते हैं वो वहाँ पर आते हैं और उसके साथ फाइट करते हैं। वो दोनों वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। टीचर उस एल्डर से कहते हैं हानमो, तुम्हें क्या लगा था कि हमारे जुजू कंट्री के अंदर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है जो यहाँ पर तुमसे आकर फाइट कर पाएगा और तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ हमारे सोल्जर्स को मार दोगे? मास्टर हानमो मास्टर जैनजू से कहते हैं जैनजू, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम भी यहाँ पर आने वाले हो तो मैं अपने साथ रेनकोट लेकर आता। मास्टर जैनजू जो कि हमारे लिन फेंग के टीचर का नाम है, वो वहाँ पर अपने जीथर को बजाते हैं। जब वो अपने जीथर को बजाते हैं तो उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है और वो सारी एनर्जी वहाँ से नीचे की तरफ जाती है। मास्टर जैनजू से कहते हैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया, अब हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। और वो अपनी एनर्जी के साथ वहाँ पर मोजू कंट्री के सोल्जर्स को मारना स्टार्ट करते हैं। जो बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं वो अपनी एनर्जी के साथ बहुत सारे सोल्जर्स को एक ही बार में मार देते हैं। इस बात से
मास्टर हानमो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। टीचर उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ पर हमारे सोल्जर्स को मारोगे तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे सोल्जर्स को नहीं मार सकता? मैं तुम्हारे सोल्जर्स को मारूंगा। अगर तुम यहाँ पर हमारे जनरल लियू कैंग को मारोगे तो फिर मैं तुम्हारे प्रिंस को मार डालूंगा। प्रिंस मोजी मेरे हाथों से मरेगा। ज़ूजू कंट्री के सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये रही बात, हमारे भी एलीट यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे स्नो मून कंट्री के एलीट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उन सोल्जर्स को टीचर के बारे में नहीं पता होता कि ये कौन है। लिन फेंग उन्हें उसके बारे में बताता है। वो उसे कहता है ये हमारी सुप्रीम अकेडमी के टीचर हैं, ये मेरे टीचर हैं। लिन फेंग खुद भी उन्हें वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लिन फेंग कहता है ये तो अकेडमी के एक टीचर हैं जो कि जीथर बजाते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं कि यहाँ पर वार में चले आए हैं, यहाँ पर आकर हानमो को बहुत ही टक्कर दे रहे हैं। लिन फेंग सोच रहा होता है जितनी स्ट्रेंथ मेरे टीचर के पास है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ तो ये वाइस प्रिंसिपल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो फिर ये वहाँ पर सिर्फ एक जीथर बजाने वाले टीचर की बने हुए हैं। शायद हमें जीथर बजाने वाले टीचर के बारे में फ्यूचर में कुछ पता चले कि ये कौन है और इनका सीक्रेट क्या है। फिलहाल के लिए इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे। मास्टर हानमो मास्टर यांजू से कहते हैं तुम्हें काफी लंबे अरसे के बाद देखा है, तो क्या हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं या नहीं? क्या मुझे चैलेंज करोगे? मास्टर यांजू से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करूंगा, चलो फाइट करते हैं। मास्टर हानमो जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर यांजू भी अपने जीथर को बचाते हैं और काफी सारी तरंगे निकलती हैं। तरफ से मास्टर हानमो अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर यांजू अपने जीथर से निकलने वाली तरंगों के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं। दोनों की पावर्स काफी ज्यादा होती हैं, वो हवा में आपस में फाइट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के ऊपर एनर्जीज के टकराने की वजह से जबरदस्त धमाका होता है, जिसकी वजह से शॉक वेव्स निकलती हैं और नीचे जो सोल्जर्स होते हैं वो भी लड़खड़ा जाते हैं। लिन फेंग कहता है इन दोनों की एनर्जीज तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मास्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये दोनों यहाँ पर फाइट नहीं कर रहे, इन दोनों के आपस में फोर्सेज के टकराने की वजह से जो आफ्टर मैथ निकल रही है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। लिन फेंग कहता है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनमें से सिर्फ एक बंदा भी यहाँ पर पूरे के पूरी नेशन के लिए फाइट को जीत सकता है, ये अकेले ही यहाँ पर सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वजह से बड़े कंट्रीज ने ये फैसला किया है कि कभी वार होगी सिर्फ सोल्जर्स ही आपस में फाइट करेंगे, जान राम का कोई भी एक्सपर्ट उनके फाइट में हिस्सा नहीं लेगा। मास्टर हानमो को भी ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर फाइट करना खतरनाक है, उनके अपने सोल्जर्स मार रहे हैं। इसी वजह से वो मास्टर यांजू से कहते हैं यांजू चलो किसी और जगह पर चलते हैं और वहाँ पर चल के फाइट करते हैं। मास्टर यांजू से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो किसी और जगह पर चलते हैं, और वो दोनों ही बड़ी स्पीड से उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो लिन फेंग कहता है लगता है कि अब बाकी की फाइट हमें खुद ही लड़ना पड़ेगी। जनरल लियू कैंग और प्रिंस मोजी दोनों ही चिल्लाकर एक साथ कहते हैं अटैक करो, और दोनों तरफ से सोल्जर्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से नॉर्मल फाइट स्टार्ट हो गई है, दोनों तरफ से नॉर्मल सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तो लिन फेंग उन सोल्जर्स को मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लिन फेंग कहता है मैं यहाँ पर इन सारे सोल्जर्स से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिंसेस को बचाना है। लिन फेंग को वहाँ पर प्रिंसेस की पावर महसूस हो रही होती है, इसी वजह से वो इसको पीछा करते हुए सामने की तरफ भाग रहा होता है। रास्ते में आने वाले वो सोल्जर्स को मारता जाता है। लिन फेंग कहता है बस वो यहीं पर नजदीक ही है। ऐसे लिन फेंग वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर सामने देखता है वहाँ पर कुछ सोल्जर्स होते हैं और उन सोल्जर्स के साथ असैसिन्स भी होते हैं जिन्होंने प्रिंसेस को वहाँ पर पकड़ कर रखा होता है। प्रिंसेस उदास होकर बैठी होती है, जैसे वो सामने की तरफ लिन फेंग को देखती है वो चिल्लाकर उसे कहती है लिन फेंग प्लीज मुझे बचाओ। लिन फेंग बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है, जबकि सामने से दो सोल्जर्स अपने हाथों को आपस में मिलाते हैं और अपनी एनर्जी से एक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं और लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिन फेंग अपनी तलवार के साथ उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। जैसे ही वो उनके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है उसी वक्त वो सोल्जर प्रिंसेस को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लिन फेंग कहता है ये वाले गार्ड्स तो पहले वाले गार्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लिन फेंग फिर से बड़ी स्पीड के साथ प्रिंसेस के पीछे भागता और कहता है मैं उन लोगों को प्रिंसेस से यहाँ से लेकर जाने नहीं दे सकता। दो गार्ड्स अभी वहीं पर होते हैं, वो दोनों गार्ड अपने बालों को सामने की तरफ करते हुए लिन फेंग को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उन दोनों को मार देता है और बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। लिन फेंग भागता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है, वहीं पर वो जैसी क्लिफ को पार करके बाहर की तरफ निकलता है तो वहाँ पर सामने एक बड़ा मैदान होता है, तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और वो भागता हुआ सामने की तरफ चला जा रहा होता है क्योंकि सामने से प्रिंसेस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही होती। हालांकि हमारा लिन फेंग भागता भागता मोशू कंट्री के अंदर चला जाता है, वो अपने बॉर्डर को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। तो लिन फेंग जैसी बॉर्डर को पार करता है वहीं पर वो सामने देखता है, वहीं पर मोशू कंट्री के 4 लेफ्टिनेंट खड़े होते हैं और उनके साथ वो असैसिन्स होते हैं जिन्होंने किडनैप किया था प्रिंसेस को। लिन फेंग उनसे कहता है प्रिंसेस को जाने दो। जबकि वो लेफ्टिनेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कहता है हमें प्रिंस मोजी ने ऑर्डर्स दिए थे कि इस लड़के को जिंदा पकड़ना है। दूसरा लेफ्टिनेंट उसे कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, मैं तो इसको मारना चाहता हूँ। हमने प्रिंसेस को जिंदा छोड़ दिया, अब साथ में इस लड़के को भी जिंदा छोड़ना पड़ेगा। प्रिंस पता नहीं क्या सोच रहे हैं। पहले वाला लेफ्टिनेंट दूसरे से कहता है हु क्योंग हम लोग इसकी जान नहीं ले सकते, कम से कम हम इसको यहाँ पर एक सबक तो सिखा सकते हैं। जाओ जाकर इसको अच्छी तरह से टॉर्चर करो और इसको अच्छी तरह से पीटो ताकि इसे समझ जाए कि इसके साथ क्या होने वाला है। हु क्योंग से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है फिर मैं इसको जाकर टॉर्चर करता हूँ। क्योंग आगे बढ़ता है, लिन फेंग से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम 4 लोग कौन हैं? लिन फेंग उनसे
कहता है तुम चारू बेवकूफ हो। हु क्योंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम हमें बेवकूफ कह रहे हो, लेकिन तुम्हें इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि हम लोग कौन हैं। तुम तो सिर्फ एक बेवकूफ लड़के हो और हमारे पर अटैक करने के लिए चले आए हो। हम चारू ब्लैक गार्ड आर्मी के 4 लेफ्टिनेंट्स हैं। हालांकि हम सभी लेफ्टिनेंट हैं और हमें अपनी आर्मी के साथ होना चाहिए था, अपनी अपनी यूनिट्स को कमांड कर रहे होना चाहिए था। प्रिंस मोजी ने हमें स्पेशली यहाँ पर प्रिंसेस की रखवाली के लिए रखा है, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए आओगे। वजह से उसने हम चारों लेफ्टिनेंट को यहाँ पर रखा ताकि हम तुम्हें जिंदा पकड़ सके। तो लिन फेंग भी उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि वाकई में प्रिंस मोजी मुझे जिंदा पकड़ना चाहता है, लेकिन वो मुझे जिंदा पकड़ना क्यों चाहता है। उसने यहाँ पर प्रिंसेस को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि मैं प्रिंसेस को बचाने के लिए आऊँ। साथ ही उसने अपनी आर्मी के 4 लेफ्टिनेंट्स को सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर लगा दिया। ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि उसे मुझ में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि अपने बड़े से हैमर एक्स को लेकर आगे बढ़ता है और लिन फेंग से कहता है तुमने जो प्लान बनाया था वो बहुत ही बढ़िया था। प्लान की वजह से यहाँ पर हमारे हजारों सोल्जर्स मारे गए। इतने सारे सोल्जर्स की मौत का बदला लेने के लिए इस मोजी तुम्हें जिंदा रखना चाहता है। इतने सारे सोल्जर्स की मौत का बदला तो मुझे तुमसे लेना है। प्रिंस के कहने पर मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदा इस तरह छोड़ूंगा कि तुम्हारी हालत मुर्दा से भी ज्यादा बदतर होगी। हु क्योंग जल्दी से हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर 2 स्लैशेस लगाता है। क्योंग अपने हैमर एक्स के साथ उसकी स्लैशेस को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। फिर साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने बड़े से हैमर एक्स के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके एक्स को वहाँ पर ब्लॉक करता है, लेकिन उसकी फोर्स काफी ज्यादा होती है। लिन फेंग वहीं पर घुटने टेक देता है और साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लिन फेंग कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि हु क्योंग अभी भी हंस रहा होता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। हु क्योंग जल्दी से फिर से पीछे की तरफ हटता है। लिन फेंग से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। अब ये मास्टर हु यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा पीटेंगे कि तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम कितने कमजोर हो। ऐसे वो अपने एक्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लिन फेंग नीचे से अपनी क्रॉस शैडो मूवमेंट को यूज करते हुए गायब हो जाता है। बड़ी स्पीड के साथ घूमते हुए उसकी पीछे वाली साइड पर चला जाता है। लिन फेंग उसके पीछे जाने के बाद अपनी तलवार को उसकी गर्दन के अंदर दंसा देता है। यहाँ पर लिन फेंग ने अपनी क्रॉस शैडो टेक्निक को यूज करते हुए एक लेफ्टिनेंट की जान ले ली है। हु क्योंग की गर्दन के अंदर तलवार दंसने के बाद वो अभी भी से कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन हमारा लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाता है और अपनी तलवार को खींचकर बाहर निकालता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। बाकी के लेफ्टिनेंट्स भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हु क्योंग को मारने की। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने इसको मारा है। तो वो लेफ्टिनेंट भी काफी गुस्सा होता है। फिर साथ ही वो अपने साथ खड़े असैसिन से कहता है जाओ तुम चारू जाकर इस लड़के को मेरे लिए पकड़ कर लाओ। ये चारू वही असैसिन है जिन्होंने प्रिंसेस को किडनैप किया था। चारू आगे से उसे घूर कर देखती है तो उनका जो लीडर होता है वो उसे कहता है नहीं हम ये नहीं करेंगे, तुम खुद ही ये करो। इस बात से लेफ्टिनेंट गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है दोबारा ये बात कहना जरा। असैसिन का लीडर उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से अपनी टीम से 3 लोगों को भेजूंगा, जबकि तुम्हें भी अपनी टीम से 2 लोगों को भेजना पड़ेगा। मेरे लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन उस लड़के को पकड़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। लेफ्टिनेंट उसे कहता है चलो ठीक है ऐसा ही करते हैं। लेफ्टिनेंट साथ ही उस असैसिन से कहता है अपने साथियों को कह दो कि इन्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस लड़के से फाइट करना होगी। वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। असैसिन की तरफ से 3 साथी आगे बढ़ते हैं कि वो लेफ्टिनेंट अपने दोनों साथियों को आगे भेजता है और अपने साथियों से कहता है इसके ऊपर फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करो, इसको इतना ज्यादा जख्मी कर दो, बस इसकी जान मत लेना कि हमें इसे जिंदा रखने का कहा गया है, यानी कहा गया कि इसे परफेक्ट बॉडी के साथ लेकर आना है। तो वो लेफ्टिनेंट्स जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोनों लेफ्टिनेंट्स क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लिन फेंग के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। वो दोनों एक साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं। तो लिन फेंग को उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करने में काफी मुश्किल होती है। एक उसे किक मारता है और एक उसे पंच मारता है। तो लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। हमारा लिन फेंग पीछे हटने के बाद दोबारा से अपने शैडो क्रॉस मूवमेंट को यूज करता है और बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से दूसरी साइड पर हट जाता है, लेकिन उनके अटैक की वजह से वो जख्मी भी हो जाता है। उसके बाद वो फिर से अपने शैडो मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ अपनी शैडो मूवमेंट को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर से पाँव के पास चला जाता है। जबकि मेन लेफ्टिनेंट चिल्लाकर उनसे कहता है वो अपने शैडो को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर क्रॉल कर रहा है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। वो सभी लोग वहीं पर खड़े होकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लिन फेंग के शैडो का पीछा करते हैं और उसके ऊपर बाबा अटैक करते हैं। लिन फेंग उन्हीं के पाँव के नीचे से गुजर जाता है और पीछे की तरफ हटने के बाद एक असैसिन और एक लेफ्टिनेंट दोनों को अपनी तलवार के साथ मार देता है। अब वहाँ पर फाइट करने वाले 2 असैसिन और एक लेफ्टिनेंट बचा है। लीडर लेफ्टिनेंट और लीडर असैसिन वो दोनों अभी भी पीछे खड़े हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 98 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिन फेंग प्रिंसेस को बचाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 99 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग 4 लेफ्टिनेंट्स और उनके साथ साथ 4 असैसिन्स होते हैं वो उनके साथ फाइट कर रहा था। उनमें से कुछ को उसने मार दिया और बाकी के अभी जिंदा हैं। लेकिन लास्ट अटैक की वजह से हमारा लिन फेंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। लिन फेंग कहता है मैं यहाँ पर अपने शैडो क्रॉस मूव को यूज करते हुए इन सभी को नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी सारों को मारा है, लेकिन इनके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ एक ही अटैक से मैं जख्मी हो गया हूँ। लिन फेंग कहता है लगता है की लास्ट अटैक की वजह से
मेरे इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है, अभी प्रिंसेस को बचाना बाकी है। ल्यूटिनेंट्स का जो लीडर होता है वो भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और लिन फेंग से कहता है, कमीने कहीं के, तुमने मेरे ब्रदर्स को मार डाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गुस्से के साथ आगे बढ़ता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए खुद लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लिन फेंग को पंच मारता है, लेकिन लिन फेंग फिर से सामने से गायब हो जाता है। जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हटता है ताकि वो उसके अटैक को अवॉइड कर सके। ल्यूटिनेंट पहले वाले ल्यूटिनेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालांकि लिन फेंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी वो काफी जख्मी होता है। उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लिन फेंग अपनी तलवार को ग्राउंड में दंसाते हुए अपने आप को वहाँ पर सहारा देते हुए रोकता है। वो वहाँ पर अपने आप को ब्लॉक करके रोकता है। उसी वक्त ल्यूटिनेंट फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर पहुंच जाता है और किक मारने लगता है। लिन फेंग से कहता है, प्रिंस ने कहा था कि तुम्हें जिंदा रखना है, लेकिन अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो लिन फेंग के ऊपर फिर से किक मारता है। लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसकी किक को ब्लॉक करता है, लेकिन उस ल्यूटिनेंट की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से हमारा लिन फेंग पीछे की तरफ गिर जाता है और वो पहले से भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन हमारा लिन फेंग भी हार मानने को तैयार नहीं है, वो अभी तक अपने पाँव पर खड़ा है। ल्यूटिनेंट कहता है, तुम ऐसे नहीं मरने वाले, लगता है कि मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा। उसी वक्त असैसिन्स का लीडर उसे टोकता और कहता है, प्रिंस ने तुम्हें कहा था कि इस लड़के को जिंदा रखना है, तुम इसे मारना चाहती हो, क्या तुम यहाँ पर प्रिंस के ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर रहे हो? ल्यूटिनेंट उसे कहता है, इस बंदे ने यहाँ पर मेरे 2 ल्यूटिनेंट साथियों को मार डाला है, मैं इस लड़के को यहाँ पर जान से नहीं मार सकता, कम से कम मैं इसके बाजू तो काट सकता हूँ। जबकि हमारा लिन फेंग भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और साथ ही वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे वहीं बर्फ के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है, तुम मेरे बाजू काटना चाहते हो। लिन फेंग वहीं पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। वो अपनी आइस मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है क्योंकि आसपास बहुत सारी बर्फ है, तो यहाँ पर उसकी आइस मास्टर स्पिरिट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपनी आइस मास्टर स्पिरिट को रिलीज करने के बाद काफी सारी एनर्जी को रिलीज करता है। इसके साथ ही वो बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स बनाकर ल्यूटिनेंट के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग जब ल्यूटिनेंट के ऊपर अटैक करता है तो वो ल्यूटिनेंट भी सामने से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी मास्टर स्पिरिट एक बीस्ट टाइप की मास्टर स्पिरिट होती है। वो एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा एप बना लेता है। बड़ा सा एप अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए लिन फेंग के आइस के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद ल्यूटिनेंट खुश हो जाता है और लिन फेंग से कहता है कि हमारे प्रिंस तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जितना वो तुम्हें समझते हैं, तुम तो यहाँ पर मुझे भी हरा नहीं सकते। तो एक तरफ उसका बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ एप है और एक तरफ से हमारे लिन फेंग का बड़ा सा आइस मॉन्स्टर है। ये दोनों ही यहाँ पर आपस में फाइट करने लगे हैं। फेंग भागता हुआ सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये डायरेक्टली मेरे करीब क्यों आ रहा है, ये मेरे करीब आकर मेरे पर अटैक करने वाला है। ल्यूटिनेंट वहाँ पर जल्दी से अपने बड़े से एप को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है। वो यहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लेता है, खुद ही एक बड़ा सा एप बन जाता है। अपनी मास्टर स्पिरिट को अपने साथ फ्यूज कर लेने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही वो एक मंकी बन जाता है। तो हंसते हुए लिन फेंग से कहता है, जब मैं ये वाली फॉर्म लेता हूँ तब मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा ना हो कि एक ही पंच में मैं तुम्हारी जान ले लूँ, इसलिए मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ या नहीं। इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओ। लिन फेंग को भी महसूस होता है। लिन फेंग कहता है, ये तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसका प्रेशर भी पहले से बढ़ गया है। लिन फेंग कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता। लिन फेंग उसके करीब पहुंचने के बाद जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे आइस के क्रिस्टल्स निकालता है। इसकी चारों तरफ से आइस क्रिस्टल्स निकालकर उसे आइस क्रिस्टल्स की एक डोम के अंदर कैद करने वाला है। ल्यूटिनेंट अपने आप को आइस क्रिस्टल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि वो एक आइस क्रिस्टल को आसानी से तोड़ सकता है। लिन फेंग अपनी आइस क्रिस्टल की एक बड़ी सी वॉल बनाने के बाद वहीं पर रुका होता है। उसी वक्त वो ल्यूटिनेंट उस आइस क्रिस्टल की वॉल को तोड़ते हुए अपने पंजे को आगे की तरफ बढ़ाता है और लिन फेंग को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वो लिन फेंग से कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, मुझे तो लगा था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। और वो उसे गले से पकड़ने के बाद ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जैसे वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है, लिन फेंग के मुंह से और भी ब्लड निकलता है। लिन फेंग के यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं। जबकि हमारा ल्यूटिनेंट उसको नीचे गिराने के बाद जल्दी से जंप करता हुआ ऊपर हवा में चला जाता है। लिन फेंग से कहता है, प्रिंस ने कहा था तुम्हें जिंदा लाना है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जिंदा ला पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं लेता तो फिर फ्यूचर में बाकी सभी को अपना मुंह क्या दिखाऊंगा, फ्यूचर में मैं बाकी की फाइट्स को कैसे जीत पाऊंगा। ल्यूटिनेंट ऊपर जाने के बाद अपने मुंह को खोलता है और अपने मुंह के अंदर एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। जबकि वो असैसिन्स का लीडर अभी भी उसे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इसको मारने की इजाजत नहीं है, तुम इसको मार नहीं सकते। प्रिंसेस बेचारी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। लिन फेंग को भी पता होता है कि अब वो उसके अटैक को अवॉइड नहीं कर पाएगा। ल्यूटिनेंट अपने मुंह को खोलता है और अपने मुंह के अंदर एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उस एनर्जी बॉल के साथ हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो एनर्जी बॉल लिन फेंग की बॉडी के साथ आकर टकराता है और लिन फेंग को जबरदस्त झटका लगता है। इसके साथ ही लिन फेंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ल्यूटिनेंट उस असैसिन्स के लीडर से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को कंट्रोल तो नहीं कर पाया, कुछ ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर दिया, पर मुझे नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर इतनी आसानी से मरने वाला है। लिन फेंग वहाँ पर सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर फोर्स को बारो कर सकता हूँ, अर्थ एंड स्काई की एनर्जी को यूज कर सकता हूँ, ताकि मैं अपनी डार्क एनर्जी को भी यूज कर सकता हूँ और इससे मैं अपनी अटैक पावर को बढ़ा सकता हूँ। बहुत सारी एनर्जीज को आपस में
इन्हें फ्यूज करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही हमारा लिन फेंग कहता है चाहे मैं यहाँ पर कितनी ही फोर्स को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर नए अटैक्स को फ्यूज करके बना लूं, लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी तो बाहरों की हुई होगी, यानी कि वो बाहर की फोर्स होगी, मेरी अपनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे अपनी स्ट्रेंथ चाहिए जो इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि सामने वाले दुश्मन को मैं आसानी से हरा सकूं। तो लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े फिर से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। तो लिन फेंग के इर्द गिर्द ह्यूमन एंड अर्थ की पावर होती है, वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है। लिन फेंग कहता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करना पड़ेगी। लिन फेंग वहाँ पर अपनी तीनों एनर्जी को फ्यूज करता है, वो अपनी स्वर्ड एनर्जी को, स्नो एंड आइस एनर्जी को, उसके साथ साथ वो अपनी बैटल एनर्जी और डार्क एनर्जी को फ्यूज करता है। वो इन सारी एनर्जीज को फ्यूज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू होती है। ये देखा तो लेफ्टिनेंट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उनके असैसिन्स का लीडर हमें इस बात को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है ये लड़का यहाँ पर हीवन एंड अर्थ की एनर्जी को यूज करते हुए अपनी फ्लैश एंड बोन्स को दोबारा से रिक्रिएट कर रहा है। इस बैटल के दौरान इसकी हड्डियां टूट चुकी हैं, बॉडी के अंदर इसके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। सारी एनर्जी को यूज करते हुए अपने ऑर्गन्स और अपनी हड्डियों को दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर रहा है, ताकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल है। लेकिन ये यहाँ पर बैटल की वजह से होने वाले पेन को इस तरीके में यूज कर रहा है। जब कोई चीज टूटती है और उसे दोबारा से जोड़ा जाता है तो वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लिन फेंग वहाँ पर अपनी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है और अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है, लिन फेंग की बॉडी के ऊपर जो जख्म होते हैं वो भी हील हो चुके होते हैं और इस बार उसका ऑरा कुछ अलग ही तरह का होता है। लिन फेंग सामने की तरफ देखता है, वो लेफ्टिनेंट अभी भी हवा में होता है। लेफ्टिनेंट लिन फेंग की तरफ देखता है, तुम मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझे मारने के लायक हो गए हो? लेफ्टिनेंट अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता और कहता है कि पिछली बार मैंने कम स्ट्रेंथ को यूज किया था, इस बार तुम नहीं बचोगे। वो अपने हाथ को यूज करते हुए जैसे लिन फेंग के ऊपर एनर्जी बॉल फेंकने लगता है, फेंग अभी भी उसकी तरफ ही घूर कर देख रहा होता है। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को तलवार की तरह घुमाता है, काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और लेफ्टिनेंट भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अगले ही पाल उसका हाथ कट जाता है। लेफ्टिनेंट अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या, मेरा हाथ कहाँ पर गया? असैसिन्स का लीडर कहता है इस लड़के ने यहाँ पर स्वर्ड फ्यूजन को यूज किया है, लेकिन ये वाली स्वर्ड फ्यूजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, यानी कि इसने यहाँ पर खड़े खड़े अपनी फोर्स की मास्टरी में ब्रेक थ्रू कर लिया और इसकी स्वर्ड फ्यूजन और स्वर्ड इंटेंट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसने यहाँ पर स्वर्ड फ्यूजन के उस लेवल को अचीव कर लिया है जो कि जॉन राम के एक्सपर्ट भी अचीव नहीं कर पाते। लिन फेंग अभी भी अपनी उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए फिर से सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। वो सिर्फ अपनी उंगलियों को यूज कर रहा है, वो उंगलियों को घुमाता है तो फोर्स निकलती है। उस फोर्स के साथ वो लेफ्टिनेंट की गर्दन काट देता है और वो लेफ्टिनेंट अपनी गर्दन कटवाने के बाद ऊपर से नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। जबकि हमारा लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए असैसिन्स के लीडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। असैसिन का लीडर कहता है ये लड़का तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसने यहाँ पर सोल लेयर के 8वें लेवल के बंदे को सिर्फ अपनी उंगली की स्ट्राइक से मार डाला। असैसिन का लीडर लिन फेंग से कहता है ये प्रिंसेस तुम्हारी है, तुम इसको लेकर जा सकते हो। उसके बाकी के साथियों से कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेफ्टिनेंट अभी जिंदा होता है, वो उसे कहता है तुम लोगों के साथ एक समझौता हुआ था, तुम हमारी डील को तोड़ नहीं सकते। तुमने प्रिंसेस को इस लड़के के हवाले कर दिया, तुम्हें प्रिंस मोजी को इस बारे में बताऊंगा, हमारा मोजू कंट्री तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम लोग हमें धोखा देने के बारे में सोच रहे हो। जबकि वो असैसिन्स का लीडर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, लेफ्टिनेंट को एक पंच मारते हुए उसे वहीं पर मार देता है। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, क्या ये यहाँ पर किसकी साइड पर है? वहीं पर उस असैसिन का अपना एक दूसरा साथी होता है, पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसको भी मार देता है। फेंग ये सब कुछ देख रहा होता है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है, ये अपने साथियों को क्यों मार रहा है? असैसिन का लीडर लिन फेंग से कहता है हालांकि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है। ब्रेक थ्रू की वजह से तुम्हें एनर्जी सर्ज मिला है, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तुम यहाँ पर फाइट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई जगह ढूंढो जहाँ पर जाकर आराम कर सको। लिन फेंग उसे कहता है तुम कौन हो? उसे कहता है तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। लिन फेंग से कहता है तुम वाकई में एक बहुत ही बहादुर कल्टीवेटर हो, यानी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ये तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाती है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर खड़े हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हारी तरह के बिल्कुल भी नहीं है, पास इतना ज्यादा हौसला नहीं था, जो काम तुमने किया है वो नहीं कर पाए, इसी वजह से वो सभी लोग ये सब कुछ चुपचाप सह रहे हैं। साथ ही जाने से पहले वो लिन फेंग से कहता है इस वक्त जो जंग हो रही है ये दोनों कंट्रीज के दरमियान है, ये इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क उठाया और प्रिंसेस को बचाने के लिए यहाँ तक आए। मैं तुम्हें बता दूं तुमने ये खतरा वैसे ही मोल लिया, प्रिंसेस को यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला था, प्रिंसेस बिल्कुल सेफ थी। मेरी एक और बात को याद रखना, जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस मत जाना, तो उस रास्ते के ऊपर पहले से मोजू कंट्री के सोल्जर्स खड़े हैं, जब तक मोजू कंट्री के सोल्जर्स वापस अपने कंट्री में वापस नहीं चले जाते तब तक तुम वापस अपने कंट्री में वापस मत जाना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं पर कहीं पर छुपे रहो। लास्ट पे वो लिन फेंग से कहता है ये मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने यूनाइट सेक्टर को दोबारा से राइज करवाओगे, और वो असैसिन्स का लीडर वहाँ से गायब हो जाता है। असैसिन्स का लीडर कौन है इसके बारे में तो हमें शायद फिलहाल नहीं पता चलेगा, ना ही नेक्स्ट एपिसोड में। यहीं पर हमारी एपिसोड 99 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में ये बैटल खत्म हो जाएगी और हमारा लिन फेंग
लिनफेंग फाइनली मोजू कंट्री के अंदर चला जाएगा और वहीं पर अपने एडवेंचर को आगे कंटिन्यू करेगा, जहाँ पर काफी मजा आने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट की एपिसोड 100 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिनफेंग प्रिंसेस को बचा लेता है, या फिर ऐसा कहा जाए कि वहाँ पर जो असैसिन्स का लीडर होता है वही लिनफेंग का अपना ही साथी निकलता है, लेकिन लिनफेंग को नहीं पता कि ये कौन है, वो ना ही उसे अपने बारे में बताता है। तो लास्ट में वो लिनफेंग से कह कर जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा से अपने यूनहाई सेक्टर को राइज करवा सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में लिनफेंग उस बारे में सोच रहा होता है। लिनफेंग कहता है ये बंदा कौन था और इसे यूनहाई सेक्टर के बारे में कैसे पता है? ये वाकई मेरा कोई शुभ चिंतक था, ये कोई यूनहाई सेक्टर का डिसाइपल था। इसने यहाँ पर कहा कि सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं थे, कुछ लोग यहाँ पर चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं, सभी के पास तुम्हारे जैसी विल पावर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी यूनहाई सेक्टर का डिसाइपल है या फिर कोई एल्डर है? तो क्या मजबूरी के तौर पर सेक्रेड एकेडमी ऑफ ज़ूजू का स्टूडेंट बन चुका है? लिनफेंग इस फैसले पर पहुंचता है। लिनफेंग कहता है मुझे लगता है कि ये हमारे यूनहाई सेक्टर का कोई फार्मर स्टूडेंट होगा। तो क्या किसी मजबूरी की वजह से वहाँ पर अगर फाइट नहीं कर सका, इसी वजह से सेक्रेड एकेडमी को ज्वाइन कर चुका है और जो प्रिंस लैंग के अंडर काम कर रहा है, इसी वजह से इसने मुझे ये सारी बातें कही है, लेकिन अंदर से ये अभी भी यूनहाई सेक्टर का ही डिसाइपल है। लिनफेंग कहता है इसके अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसका मतलब ये है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे यूनहाई सेक्टर में ऐसे बहुत ही कम पावरफुल लोग हैं। यहीं पर लिनफेंग को लिंग हुशान की याद आती है। लिनफेंग कहता है अरे यूनहाई सेक्टर में जो कोर डिसाइपल था, पहला कोर डिसाइपल, लगता है कि ये वो हो सकता है क्योंकि उसने भी सेक्रेड एकेडमी को ज्वाइन किया है। फिर साथ ही लिनफेंग कहता है जाने से पहले उसने ये भी कहा कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो वार है इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है और अगर मैं यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए नहीं भी आता तब भी प्रिंसेस को कुछ नहीं होने वाला था। इसका मतलब तो ये है कि अगर लिंग हुशान ने सेक्रेड एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ है तो प्रिंस लैंग इस सब में शामिल है। प्रिंस लैंग ने इसे यहाँ पर भेजा है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि सेकंड प्रिंस ने मुझे जानबूझकर यहाँ पर भेजा और प्रिंसेस को भी जानबूझकर इस वार में भेजा, कि प्रिंसेस का तो यहाँ पर आना बनता ही नहीं था। मुझे लगता है कि प्रिंसेस भी उन सभी के साथ मिली हुई है, ये सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर प्लान बनाया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मोजू कंट्री की ब्लैक गार्ड आर्मी और हमारे ज़ूजू कंट्री के सेक्रेड एकेडमी के स्टूडेंट्स, ये सभी लोग आपस में दुश्मन होने चाहिए। ये आपस में मिलकर काम कैसे कर सकते हैं? आखिर इन्हें यहाँ पर आपस में मिलकर काम करने से क्या मिलने वाला है? लिनफेंग कहता है मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बैटल को शुरुआत से ही प्लान किया गया था। प्रिंस लैंग को भी यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा तो होने वाला है, इसी वजह से इस वार का नतीजा पहले से तय हो चुका था। लिनफेंग ये सब कुछ सोचने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिनफेंग कहता है तो इसका मतलब यह है कि प्रिंसेस को यहाँ पर किडनैप नहीं किया गया। हो सकता है कि प्रिंसेस भी सारे प्लान में शामिल हो ताकि प्रिंस लैंग प्रिंसेस के किडनैप होने को वजह बनाकर लियू कैंग के साथ झगड़ा मोल रहे और अपनी आर्मी को वहाँ से लेकर वापस चले जाए। उसके बाद सारे का सारा इल्जाम लियू कैंग के ऊपर आएगा और किंग लियू कैंग को सजा दें। लिनफेंग ये सब कुछ सोचने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है यहाँ पर हजारों लाखों सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी तो प्रिंस लैंग की वजह से, कि उसने यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में अपने कुछ मकसद हासिल किए हैं और मोजी ने अपने मकसद हासिल किए हैं। कि मोजी ने भी यहाँ पर अपने बहुत सारे सोल्जर्स को गंवा दिया है। उनकी नजर में हम जैसे आम कॉमन सोल्जर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लिनफेंग कहता है मैं यहाँ पर मोजी कंट्री के बॉर्डर को पार करते हुए प्रिंसेस को ढूंढने के लिए आया, लेकिन मैंने प्रिंसेस को ढूंढ लिया और मुझे मिला क्या? प्रिंसेस जो कि किडनैप हुई ही नहीं। लिनफेंग जैसे पीछे की तरफ मुड़ने लगता है, जिनजी उसे कहती है लिनफेंग तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो लिनफेंग पहले तो गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही वो अपनी उंगली को घुमाते हुए उसके ऊपर जो रस्सियां बंधी होती हैं उनको काट देता है और प्रिंसेस को आजाद करवा देता है। फिर हमारा लिनफेंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है, प्रिंसेस की मदद नहीं करता और ना ही वो प्रिंसेस से कोई बात करता है। प्रिंसेस पीछे से उसे कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ, मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं हूँ। लिनफेंग उसकी बात नहीं सुनता और आगे चला जाता है, जबकि प्रिंसेस वहीं पर खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन मोजू कंट्री की एक कार्ड का दिखाया जाता है। एक घोड़ा गाड़ी सड़क के ऊपर चलती हुई जा रही होती है, जबकि उसी वक्त उन्हें सड़क के ऊपर फेंग दिखाई देता है जो कि सड़क के ऊपर बेहोश होता है। घोड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो घोड़ा गाड़ी को वहीं पर रोकता है और वो अपने साथ वाले सोल्जर से कहता है जाओ जाकर चेक करके आओ। वो सोल्जर भागता हुआ जाता है, वो लिनफेंग को चेक करने के बाद वापस आता है और उस एल्डर से कहता है एल्डर फूबो उसकी हार्ट बीट तो नॉर्मल लग रही है, वो अभी तक जिंदा है, बंदा अभी तक जिंदा है, क्या करें हम उसको उठा लाएं, वो बेहोश पड़ा हुआ है। एल्डर फूबो से कहते हैं नहीं हम लोग ऐसी रोड के ऊपर से किसी को उठाकर नहीं ला सकते, उसे सड़क से उठाकर साइड पर कर दो, हम लोग अपने सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस घोड़ा गाड़ी के अंदर दो लड़कियां बैठी होती हैं, एक लड़की बाहर निकलती है और एल्डर से कहती है एल्डर फूबो सोल्जर ऐसे सड़क के ऊपर कैसे बेहोश हो सकता है, हमें जाकर चेक करना चाहिए। उसे कहता है मिस आपको बाहर नहीं आना चाहिए। एक ऑर्डिनरी सा सोल्जर दिखाई देता है। मोजू कंट्री के जितने भी आर्म सोल्जर्स होते हैं वो सारे ज्यादा पावरफुल नहीं होते, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये थक गया होगा और यहीं पर बेहोश हो गया है। सिर्फ लेफ्टिनेंट और उससे अबव रैंक के लोगों को ही यहाँ पर अहमियत दी जाती है। लगता है कि आर्मी यूनिट से ये थक कर बेहोश हो गया होगा,
इसी वजह से इसकी यूनिट से यहीं पर छोड़कर चली गई है, क्योंकि उन्हें इसकी जान की जरा भी फिक्र नहीं है। ये बहुत ज्यादा कमजोर सोल्जर है। वो लड़की बाहर निकल आती है और एल्डर फूबू से कहती है, एल्डर फूबू उस लड़के को उठाओ और मेरी कार्ट में ले आओ। एल्डर उसे कहती है, मिस क्या हुआ, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम एक अनजान सोल्जर को अपनी कार्ट में कैसे लेकर आ सकती हो? वो लड़की उसे कहती है, एल्डर मैंने कहा ना कि उस लड़के को उठाकर मेरी कार्ट में ले आओ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो एल्डर उसकी बात मान लेते हैं और अपने साथ वाले गार्ड से कहते हैं, जाओ उस लड़के को उठा लाओ। और वो उस लड़के को उठाकर अपनी कार्ट में रख लेती है। अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिन फेंग को उसने अपनी कार्ट में रखा होता है। वो लिन फेंग के बहुत ज्यादा करीब बैठी होती है, घूर घूर कर उसे देख रही होती है। उसकी बड़ी बहन भी वहीं पर होती है। अपनी छोटी बहन से कहती है, जीलिंग हाय तुमने इस अनजान इंसान को उठाकर अपनी कैरेट में क्यों डाल दिया है? हमें इसका क्या फायदा? इसको उठाकर बाहर फेंको। तो बड़ी बहन का नाम जी है, जबकि छोटी बहन का नाम जीलिंग है। जीलिंग अपनी बहन से कहती है, जी जरा इस लड़के की तरफ देखो तो सही से, कितना ज्यादा यंग है। क्या तुम इसको देखकर बता सकती हो कि इसकी एज कितनी होगी? जबकि जी लिन फेंग की तरफ देखने के बाद सोच रही होती है, हालांकि ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है और बेहोश है, लेकिन फिर भी इसका चेहरा बहुत ज्यादा डेलिकेट है। इसके चेहरे को देखकर ही लगता है कि ये कोई आर्मी का सोल्जर नहीं है। लेकिन फिर ये यहाँ पर सड़क के ऊपर मिट्टी में कवर क्यों पड़ा हुआ था और इसने आर्मी का यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है? जीलिंग अपनी बहन से कहती है, जी मुझे लगता है कि इसकी उम्र भी तुम्हारी उम्र के बराबर ही होगी, ये तुम्हारे जितना ही है और ऊपर से ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम भी है। ऐसा रहेगा अगर तुम इस लड़के को पटा लो और इससे शादी कर लो, तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। ये चिल्लाकर उसे कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जीलिंग जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी बहन से कहती है, सिस्टर मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा हस्बैंड चाहिए जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कि तुम एक बहुत बड़ी जीनियस हो। हमारी पूरी माउंटेन विलेज में सिर्फ तुम ही हो जो कि अपनी सोल्जर के 3rd लेवल पर है। ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है और ऊपर से एक सोल्जर है। एक सोल्जर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? तो जी उसे कहती है, जीलिंग यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए कि तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी अच्छी है। सिर्फ कल्टीवेशन नहीं बल्कि तुम्हारी तलवारबाजी के स्किल्स भी काफी अच्छे हैं। तो वो दोनों बहनें वहीं पर बैठकर बातें करना स्टार्ट करती हैं। छोटी बहन बड़ी से कहती है, तुमने मुझे बताया है कि जी क्योंग शादी करने वाला है, लेकिन अचानक से वो किससे शादी कर रहा है? पहले तो हमें इस बारे में नहीं पता था कि उसकी कोई लड़की है जिसे वो पसंद करता है। जी उसे कहती है, तुम्हें पता है ना कि सैक्रिफाइस का दिन बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और उनको अपनी फैमिली के फॉरबिडन एरिया में एंटर होने के लिए शादी करनी ही पड़ेगी। इसी वजह से उसकी शादी तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। शादी किए बिना वो फॉरबिडन एरिया में नहीं जा पाएगा। रही बात उसकी दुल्हन की, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैंने सुना है कि वो कुछ दिन पहले उस लड़की से मिला है, उसी लड़की से वो शादी करने वाला है। तो उसी वक्त लिन फेंग भी अपने हाथ हिलाता है। लिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, इस लड़के ने अपना हाथ हिलाया, लगता है इसे होश आने वाली है। जल्दी से भागती हुई लिन फेंग के पास आ जाती है। लिन फेंग अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी बहन से कहती है, सिस्टर देखो इसने अपनी आंखें खोल ली। लिन फेंग से कहती है, तो फाइनली तुम उठ ही गए। लिन फेंग उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। वो उसे कहती है, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? लिन फेंग कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? वो लड़की उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम जीलिंग है, मैंने तुम्हें रोड के ऊपर बेहोश देखा था, इसी वजह से मैं तुम्हें उठाकर अपनी गैरेज के अंदर ले आई हूँ। तो जीलिंग लिन फेंग से कहती है, तुम वहाँ पर सड़क के ऊपर बेहोश कैसे हो गए? मुझे ये बताओ कि क्या तुम एक सोल्जर हो? तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारी एज कितनी है? तुम्हारी आर्मी में रैंकिंग क्या है? लिन फेंग उसे कहता है, क्या मैं पहले उठकर बैठ सकता हूँ? जीलिंग उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम उठकर बैठ सकते हो। चलो अब मुझे बताओ। फेंग उसे अपने नाम के बारे में बताता है कि मेरा नाम लिन फेंग है। वो उसे कहता है, जख्मों की वजह से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और वहीं पर बेहोश हो गया। मेरे रैंकिंग की बात रही तो मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा सोल्जर हूँ, मेरे पास रैंकिंग नहीं है। फिर साथ ही जब वो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उनको बताने लगता है, लिन फेंग महसूस करता है कि उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लिन फेंग कहता है, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेफ्टिनेंट से फाइट करते हुए मैंने ब्रेक थ्रू किया था, यहाँ पर मैंने फोर्स की नई मास्टरी को अचीव किया था, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई भी की पावर नहीं है। मेरी बॉडी हर की हीवन एंड अर्थ की पावर के साथ जुड़ नहीं पा रही। ऐसा कैसे हो सकता है? जीलिंग लिन फेंग से कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से रुक क्यों गए? तुम तो मुझे अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताने वाले थे कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। लिन फेंग फिर से थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और अपनी बॉडी को महसूस करता है। लिन फेंग कहता है, हाँ मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपनी की पावर को यूज नहीं कर पा रहा। इसका मतलब फिलहाल के लिए मेरी कल्टीवेशन 0 पर है। लिन फेंग कहता है, मैंने अपने मसल्स और अपनी हड्डियों को भी रीस्ट्रक्चर किया है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। अब इतना ही नहीं, मैंने इंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हासिल किया है, लेकिन इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर कोई भी प्योर की नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को कंसीडर करूँ तो मेरी कल्टीवेशन लेवल पहले से बढ़ चुकी है। लिन फेंग यहाँ पर काफी सारी बातें करता है और ये सारी की सारी बातें हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, काफी ज्यादा बेकार बातें हैं। जीलिंग हमारे लिन फेंग की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? तुम फिर से कहीं पर खो गए हो। लिन फेंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, मैं बिल्कुल एम्प्टी हूँ। जीलिंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है? तो इसका मतलब तुम सिर्फ एक नॉर्मल सोल्जर हो। जबकि जीजी उसे कहती है, तुम तो सिर्फ एक कचरा हो। फेंग कहता है, ये कचरे वाला लफ्ज मैं काफी लंबे अरसे के बाद सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगा। जीजी लिन फेंग की इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम्हारे जैसा कचरा इस कैरेज के ऊपर नहीं बैठ सकता, चलो जल्दी से यहाँ से नीचे उतर जाओ। अपनी बहन से कहती है जीलिंग, चलो जल्दी से उसे उठाकर बाहर फेंक दो, मैं इसे कैरेज में नहीं देखना चाहती।
पाती। जीलिंग अपनी बहन की बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। फिर वो लिन फेंग से कहती है, तुम तो एक सोल्जर हो, फिर तुमने कल्टीवेशन को प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास कम से कम की लेयर की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए थी, इतनी कल्टीवेशन तो सभी के पास होती है। लिन फेंग उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, पहले मेरे पास कल्टीवेशन थी, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से अब मुझे लगता है कि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं बची, इसका मतलब मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। जीलिंग उसे कहती है, अच्छा तो ये वजह है। टीजी फिर से उसे कहती है, जीलिंग तुम्हें पता है ना, अगर हमारी माउंटेन विलेज के लोगों को इस बारे में पता चल गया कि हम अपनी कैरेज में एक कचरे को लेकर आए हैं जिसके पास कल्टीवेशन नहीं है, तो सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। जीलिंग अपनी बहन से कहती है, तुम इसके साथ इतनी ज्यादा क्रूल क्यों हो? तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था इस लड़के से मिलना। वो हमारे लिन फेंग से कहती है, लिन फेंग अगर तुम यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने विलेज माउंटेन में ले जाऊंगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 100 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिन फेंग इस लड़की का सर्वेंट बन जाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।